एपिसोड 421 टू 430, अध्याय 421 बाय ज़ियुरेन। तारांकन तारांकन तारांकन। डॉक्टर लू से बात करने के बाद शीमिंग और लीवेई घर के लिए रवाना हो गए। पार्किंग की ओर जाते समय ज़िमिंग लगातार लीवेई की ओर देख रही थी। वह शांत था, फिर भी सामान्य लग रहा था। वह उसे अजीब या ठंडा नहीं लगा। वह इस बात को लेकर असमंजस में थी कि वह क्या सोच रहा है। श्रीमती लू का इलाज करने के बाद अब वह एक ऑटिस्टिक बच्चे के मामले में शामिल हो गई। उसे चिंता थी कि क्या वह अभी भी विदेश में चिकित्सा की पढ़ाई करने की बात पर विश्वास करता है। कार में जब लीवेई गाड़ी चला रहा था तब शीमिंग लगातार उसे देख रहा था। क्या तुम्हें कुछ कहना है? लीवेई ने पूछा, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि वह लगातार उसे घूर रही है। जियामिंग ने चौंक कर उसकी ओर देखा और कहा, नहीं, कुछ नहीं। लीवेई ने उससे कुछ नहीं पूछा, इसलिए जिमिंग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे ये देखकर चिंता हुई कि वह भी कुछ नहीं बोल रहा था। उसकी प्रतिक्रिया देखकर लीवेई के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। उसने कुछ नहीं कहा और सड़क पर ध्यान केंद्रित किया। अब तक वह समझ चुका था कि शीमिंग कुछ छुपा रहा है, क्योंकि उसकी जांच के अनुसार शीमिंग ने कभी भी झाओ बाई नाम के किसी व्यक्ति से संपर्क नहीं किया था। किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि वह चिकित्सा की पढ़ाई कर रही थी, बल्कि उसे फैशन में ज़्यादा दिलचस्पी थी। उन्हें यह भी अजीब लगा कि उसके व्यक्तित्व में इतना बड़ा बदलाव आ गया था। पहले तो उन्होंने सोचा कि कोमा से बाहर आने के बाद उसके दिल में कुछ बदलाव आया होगा, लेकिन इससे इतना बड़ा बदलाव तो संभव ही नहीं है। उसने पारंपरिक व्यंजन बनाना शुरू कर दिया, और वह भी उसकी माँ से बेहतर। वह जानता है कि पहले की शीमिंग को खाना पकाने की बुनियादी बातें भी नहीं पता थीं। इसके अलावा उन्होंने न केवल गर्भवती महिला का इलाज किया, बल्कि आज उन्होंने ये भी पता लगाया कि बच्चे को ऑटिज्म है। डॉक्टर लू के शब्दों से यह स्पष्ट था कि बच्चों में ऑटिज्म का पता लगाना आसान नहीं है, जब तक कि किसी के पास वर्षों का अनुभव न हो। हालांकि अपनी शंकाओं के बावजूद वह उससे सीधे पूछना नहीं चाहता था। वह चाहता था कि जब भी उसे लगे वह उसे बता दे। उसे पूरा यकीन था कि शीमिंग निश्चित रूप से एक खास लड़की थी और उसका रहस्य भी उतना ही खास होगा जितनी वह खुद थी। लेकिन चूंकि उनका रिश्ता सुचारू रूप से चल रहा है, इसलिए वह जानता है कि जब उसे लगेगा तब वह उसे सब कुछ बता देगी। हम कहाँ जा रहे हैं? ज़िमिंग ने तब पूछा जब उसे एहसास हुआ कि वे घर नहीं जा रहे हैं। खाने के लिए, लीवेई ने मुड़ते हुए कहा। अस्पताल में इतना समय बर्बाद हो जाने के कारण दोपहर के भोजन का समय बीत जाने पर जियामिंग ने सिर हिलाया। कुछ देर बाद लीवेई ने रेस्टोरेंट के सामने कार रोकी और कार की चाबियां वैलेट को सौंप दी। लीवेई कार से बाहर निकली और शीमिंग के पास जाकर उसके लिए दरवाजा खोला। जियामिंग मुस्कुराए और उसका हाथ पकड़कर कार से बाहर निकली और रेस्तरां में चली गई। अल्पविराम। रेस्तरां में लीवेई ने शीमिंग के सभी पसंदीदा व्यंजन मंगवाए। जियामिंग को राहत मिली क्योंकि लीवेई सामान्य लग रहा था। उसने उसे कुछ नहीं पूछा। खाना खाते समय लीवेई ने उसे बड़े सलीके से और शालीनता से खाते हुए देखा। उसकी मुद्रा एकदम सलीकेदार थी। जियामिंग ने अचानक ऊपर देखा और उसे अपनी ओर घूरते हुए पाया, जिससे वह चौंक गया। जब ज़िमिंग ने उसे अपनी ओर देखते हुए देखा तो वह मुस्कुरा उठी। मुझे अभी डॉक्टर लू से एक संदेश मिला है। क्या बोल रहा था? वह इस बात के लिए माफ़ी मांग रहा है कि उसे आज का खाना किसी और दिन के लिए स्थगित करना पड़ रहा है। जियामिंग ने भौहें चढ़ाकर सवालिया अंदाज में पूछा, क्यों? जियामिंग असमंजस में था क्योंकि वे अभी अभी अस्पताल से निकले थे और उसने उन्हें रात के खाने पर आमंत्रित किया था, लेकिन अब वह इसे स्थगित कर रहा था। उसने कहा कि उसे एक आपातकालीन बैठक में शामिल होना है, जबकि उसे अभी पता चला है कि उसके माता पिता शहर से बाहर गए हैं और कल ही लौटेंगे। उसने अपने फ़ोन को देखते हुए कहा। डॉक्टर लू अपने परिवार के साथ नहीं रहते और अपने अस्पताल के पास वाले अपार्टमेंट में रहते हैं, इसलिए उन्हें यह नहीं पता था कि उनके माता पिता शहर से बाहर हैं। साथ ही जब वह खुद वहां मौजूद न हो तो उन्हें रात के खाने के लिए बुलाना अजीब लगेगा। जियामिंग ने कंधे उचकाते हुए अपनी आंखें झपकाईं। उसे लगा कि यह अच्छा ही है क्योंकि वह लू हवेली भी नहीं जाना चाहती। वह बहुत थकी हुई थी और घर जाकर आराम करना चाहती थी। कल उसका फोटोशूट है, इसलिए उसे अच्छे से आराम करना जरूरी है। लीवेई ने कुछ नहीं कहा और मुस्कुरा दी। खाना खाने के बाद लीवेई ने बिल का भुगतान किया और वे अपनी सीटों से उठकर रेस्तरां से बाहर निकलने लगे। लीवेई। जब एक स्त्री की धीमी आवाज ने लीवेई का नाम पुकारा तो वे अपने कदम रोक बैठे। जियामिंग की भौहें तन गईं जब वह ये देखने के लिए मुड़ी कि लीवेई को उसके पहले नाम से कौन पुकार रहा है, क्योंकि हर कोई उन्हें उनके नाम से नहीं पुकार सकता। आमतौर पर दूसरे लोग उन्हें जिन लीवेई या श्रीमान जिन कहकर बुलाते हैं, जबकि केवल करीबी दोस्त और परिवार के सदस्य ही उन्हें इस नाम से पुकारते हैं। जब जियामिंग ने एक गोरी, पतली और लंबी महिला को उनकी ओर आते देखा तो उसकी भौहें तन गईं। महिला ने स्ट्रैप वाली लाल रंग की बॉडीकॉन ड्रेस पहनी हुई थी। उसकी न्यूड हाई हील्स उसे और भी लंबी और आकर्षक दिखा रही थीं। ज़िमिंग ने अपने होंठ सिकोड़ लिए क्योंकि उसके सामने खड़ी महिला उसे भी बेहद खूबसूरत और आकर्षक लग रही थी। उसकी बिल्ली जैसी आंखें और गहरे भूरे बाल उसे उलझन में डाल रहे थे। हालांकि इससे पहले कि वह उस महिला से पूछ पाती कि वह कौन है, लीवेई ने उसे बीच में ही रोक दिया। बाय ज़ियुरेन। लीवेई ने आश्चर्य से उस महिला को पुकारा। महिला हल्की सी मुस्कान लिए उनकी ओर चलने लगी। आप ऑस्ट्रेलिया से कब वापस आईं? लीवेई ने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हुए पूछा, लेकिन महिला ने उसे गले लगाने के लिए अपनी बाहें ऊपर उठा लीं। लीवेई से हाथ मिलाते समय जियामिंग ने महिला के चेहरे पर अजीब भाव देखे। मैं कुछ दिन पहले आई थी, उसने लीवी की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। उसकी निगाहें ज़िमिंग पर पड़ीं और फिर उसने अपनी नज़रें वापस लीवी पर टिका दीं। जब जियामिंग ने देखा कि वह महिला उसकी ओर उदासीनता से देख रही है तो उसने भौहें चढ़ा लीं। ऐसा करते समय उसने मुस्कुराया तक नहीं। और वह कौन है? बाय ज़ियुरेन ने लीवेई से यह सवाल करते हुए शीमिंग की ओर विनम्रता से देखा। ओह जी हाँ, मैं आप दोनों का परिचय करा देता हूँ। ये शीमिंग है, मेरी पत्नी।
लीवेई ने शी मिंग के कंधे पर हाथ रखा और हल्के से उनके कंधों को दबाया। लीवेई की बातें सुनकर बाई शीरेन के चेहरे से विनम्र मुस्कान गायब हो गई। उसने देखा कि लीवेई का हाथ शी मिंग के चारों ओर अंतरंगता से लिपटा हुआ था। हालांकि उसने अपने हावभाव को नियंत्रित किया और चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, मुझे कभी पता ही नहीं था कि आप शादीशुदा हैं। हाँ, आखिरकार तुम और बाईजू स्नातक होने के तुरंत बाद ऑस्ट्रेलिया चले गए थे और उसके बाद हमारा कोई संपर्क नहीं रहा। अतीत को याद करते हुए उसने कहा, वह बाईजू और शियाओ जून बचपन के दोस्त थे जो एक ही स्कूल में पढ़ते थे और बाई शीरेन बाईजू की बहन है। वह हमेशा उनके साथ समय बिताती है और वे उसे ऐसा करने की अनुमति भी देते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि बाई शीरेन का व्यक्तित्व विचित्र है और हर किसी के साथ तालमेल बिठाना मुश्किल है। जिया मिंग, क्या तुम्हें मेरी बचपन की दोस्त बाईजू याद है जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले बताया था? उसने उसकी ओर देखते हुए पूछा। जिया मिंग ने सिर हिलाया क्योंकि उसे याद आया कि जब वे बाली के एक उच्च श्रेणी के रेस्तरां में गए थे तब उसने उसके बारे में बात की थी। वह उनकी जुड़वां बहन बाई शीरेन है। जिया मिंग ने समझकर सिर हिलाया। उसने मुस्कुराते हुए उससे विनम्रतापूर्वक हाथ मिलाया। हालांकि हाथ मिलाते समय उसे लगा कि बाई शीरेन ने हाथ मिलाने में कुछ ज्यादा जोर लगा दिया है। जी मिंग को उसकी प्रतिक्रिया देखकर असहजता हुई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जिया मिंग ने हाथ मिलाने के बाद अपना हाथ पीछे खींचते हुए जबरदस्ती मुस्कुराया। अध्याय 422 श्रीमती जिन, क्या आप ईर्ष्या कर रही हैं? जिया मिंग ने बाई शीरेन से हाथ मिलाने के बाद अपना हाथ पीछे खींच लिया और लीवेई की बांह पकड़कर उसे कसकर गले लगा लिया और उसे अपनी ओर खींच लिया। लीवेई ने मुस्कुराते हुए आश्चर्य से अपनी बाहें ऊपर उठाईं। बाई शीरेन ने शी मिंग की हरकत देखी और बनावटी मुस्कान दी। अगर तुम जल्दी आ गई तो बाईजू का क्या हुआ? वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? लीवेई ने बाई शीरेन की ओर देखते हुए उससे पूछा। आखिरी समय पर उसे कुछ काम मिल गया, इसलिए वह मेरे साथ नहीं आ सका, लेकिन वह 2 दिन में वापस आ जाएगा। उसने अपने बालों में कंघी करते हुए और उन्हें कानों के पीछे करते हुए कहा, जिससे उसकी पतली गर्दन दिखाई दे रही थी। लीवेई ने उसकी बात सुनकर सिर हिलाया। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही थी? मैं यहाँ अपनी दोस्त से मिलने आई हूँ। वह अभी तक नहीं आई है, इसलिए मैं उसका इंतजार कर रही थी, उसने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ कहा। लीवेई ने सिर हिलाकर कहा, तो जब बाईजू वापस आएगी तब हम फिर मिलेंगे। बाई शीरेन ने सिर हिलाया और उसकी ओर चलकर उसे गले लगाया और कहा, चलिए फिर कभी मिलते हैं। उसने मुस्कुराते हुए उसे अपना बिजनेस कार्ड दिया और तिरछी नज़र से जी मिंग की ओर देखा। जब शी मिंग ने अचानक लीवेई को गले लगाया तो वह अचंभित रह गई। उसके चेहरे पर शिकन आ गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि वह उनके बीच की दोस्ती की गहराई से अनजान थी। इसके अलावा गले लगाना इस दुनिया में अभिवादन का एक सामान्य तरीका है, इसलिए वह इसे लेकर कोई हंगामा नहीं करना चाहती। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसे यह पसंद आया। दरअसल लीवेई भी हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह अचानक उसे गले लगा लेगी, लेकिन चूंकि वह बाईजू की बहन थी इसलिए उसने कुछ और सोचा भी नहीं। आपसे मिलकर अच्छा लगा सुश्री। ये कहते हुए बाई शीरेन ने शी मिंग की ओर मुस्कुराया। बाई शीरेन द्वारा उसे सुश्री जी कहकर संबोधित करते सुनकर जी मिंग भौहें चढ़ा लेती है। वह उसे जी मिंग या श्रीमती जिन भी कह सकती थी, लेकिन उसने उसे सुश्री जी कहना चुना। आह, मेरी दोस्त आ गई, अगली बार फिर मिलेंगे। उसने खिड़की से बाहर देखा और अपनी दोस्त को रेस्तरां की ओर जाते हुए देखा, जिसने शी मिंग और लिवी को अलविदा कहा। वे वहां ज्यादा देर नहीं रुके और बाई शीरेन को अलविदा कहकर रेस्तरां से निकल गए। शी मिंग के चेहरे पर तनाव और असहजता के भाव थे। वह जानती है कि लीवेई सुंदर और आकर्षक है और कई लड़कियां उस पर फिदा हैं, लेकिन अतीत में उसने कभी उन पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह उन्हें कभी देखता भी नहीं था। हालांकि ये लड़की न केवल बेहद खूबसूरत है, बल्कि लीवेई के साथ उसका रिश्ता भी काफी मजबूत है। हालांकि उसे उससे कोई खतरा नहीं था, लेकिन उकसाए जाने की यह भावना बिल्कुल भी सुखद नहीं है। जब वे रेस्टोरेंट से बाहर निकले तो लीवेई ने शी मिंग की ओर देखा, जिसका चेहरा सख्त था और वह कुछ नहीं कह रही थी। उसे उससे एक अजीब सी शक्तिशाली आभा महसूस हुई। क्या कुछ गड़बड़ है? उसने पूछा जब वैलेट उसकी कार लेकर आया और उसे कार की चाबियां सौंप दी। जिया मिंग ने कुछ नहीं कहा और दूसरी तरफ मुड़कर यात्री सीट पर बैठ गया। अंडरस्को, लीवेई को एक पल के लिए आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि जी मिंग उससे बात नहीं कर रहा है। वह भी कार में बैठ गया और तिरछी नज़र से उसे देखता रहा। वे 20 मिनट में घर पहुंच गए और उन 20 मिनटों में शी मिंग ने उससे कुछ नहीं कहा और लगातार खिड़की से बाहर देखती रही। रेस्टोरेंट से निकलने के बाद से कार में उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं। जब वे घर पहुंचे तो उसने उससे बात नहीं की और उसकी तरफ देखे बिना ही ऊपर चली गई। लीवेई असमंजस में था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हुआ है। वह अचानक उससे नाराज क्यों हो गई। यूमेई और मुख्य बटलर भी बैठक कक्ष में मौजूद थे और उन्होंने शी मिंग को बिना किसी भाव के ऊपर की ओर जाते हुए देखा। लीवेई ने आह भरी और उसके इस व्यवहार का कारण जानने के लिए ऊपर चला गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बिना किसी वजह के उसे क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है। जिया मिंग, उसने धीरे से उनके बेडरूम का दरवाजा खोला। उसने देखा कि वह अलमारी से अपने कपड़े निकाल रही थी। क्या तुम नहाने जा रहे हो? लीवेई ने छाती के सामने हाथ जोड़कर खड़े होते हुए पूछा। जिया मिंग ने न तो उसकी ओर देखा और न ही उसके प्रश्न का उत्तर दिया। उसने अलमारी से अपनी नाइट ड्रेस उठाई और अलमारी का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। लीवेई उसका गुस्सा देखकर दंग रह गया। उसके चेहरे पर कोई भाव न देखकर उसकी सांसें थम गईं। ये पहली बार था जब उसे उससे थोड़ा डर लगा। क्या कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है? लीवेई ने सावधानी से पूछा और बाथरूम की ओर चलने लगी। वह अपने कदमों पर रुक गई और उसे घूरते हुए बोली, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। लीवेई को लगा जैसे उसका सीना कस गया हो। वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन वह समझ गया कि उसकी मुस्कान सच्ची नहीं थी। क्या तुम्हें जलन हो रही है?
उसने पूछा, क्योंकि उसे याद आया कि रेस्तरां में बाई शियूरेन से मिलने के बाद से वह अजीब व्यवहार कर रही थी। जियामिंग ने बाथरूम का दरवाजा खोला और अंदर जाने ही वाली थी कि अचानक रुक गई। उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह सोचने लगी कि क्या वह सचमुच ईर्ष्या कर रही है। उसकी प्रतिक्रिया देखकर लीवेई के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। उसके हाव भाव से ही वह उसके मन की बात समझ गया था। ओह, तो श्रीमती जिन ईर्ष्यालु हैं। मुझे कभी पता नहीं था कि आप ईर्ष्यालु किस्म की भी हो सकती हैं। वह हंसते हुए उनकी ओर बढ़ा। जियामिंग का जबड़ा कस गया और उसने कहा, मैं नहीं हूं। उसने अपना सिर घुमाया और इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, लीवेई ने उसके कोमल होठों पर अपने होंठ रखकर उसे रोक दिया। जियामिंग उस समय अचंभित रह गई जब उसने अचानक उसे चूम लिया। वह लड़खड़ाकर पीछे हट गई और उसने आधे खुले बाथरूम के दरवाजे को कसकर पकड़ लिया। उसने उसे कमर से पकड़कर चूमा। उसका चुंबन हल्का फुल्का और चंचल था। उसने शरारत भरे अंदाज में उसके निचले होंठ को हल्के से काटा और फिर उन्हें चूसा। जियामिंग दर्द और आनंद के मिले जुले भाव से कराह उठी और संतुलन बनाए रखने के लिए उसने अपना एक हाथ उसके कंधे पर रख दिया। उसके पैर कांप रहे थे क्योंकि वह उसके जोशीले चुंबन का साथ देने की कोशिश कर रही थी। लीवेई ने उसे और करीब खींच लिया, उनके गर्म शरीरों के बीच की दूरी कम कर दी और अपनी पतली पोशाक के नीचे छिपे उसके गर्म शरीर को महसूस किया। जियामिंग ने दरवाजे से अपना हाथ हटाया और स्थिति का आकलन करने की कोशिश करते हुए अपनी बाहें उसके कंधों पर रख दी। आंखें बंद करके उसके चुंबन का जवाब देते हुए उसका दिमाग चकरा गया। ऐसे बहुत कम मौके आते हैं जब वह अपनी हिम्मत दिखाती है और अपने रिश्ते में अंतरंगता का आदान प्रदान करती है। ये पिछले जन्म से उनके रूढ़िवादी और आरक्षित स्वभाव के कारण हो सकता है, लेकिन फिर भी उनके लिए अपनी भावनाओं और शारीरिक अंतरंगता के बारे में खुलकर बात करना काफी मुश्किल था। हालांकि जब वह उसे चूम रहा था तो उसे याद आया कि कैसे बाई शियूरेन ने उसके सामने लीवेई को गले लगाया था और उसे उपहास भरी नजरों से देखा था। उस समय उसे असुरक्षा का भाव महसूस हुआ और उसने भी उतनी ही शिद्दत से उसके चुंबन का जवाब दिया ताकि वह खुद को याद दिला सके कि उसे चूमने का अधिकार केवल उसे था, बाई शियूरेन को नहीं। लीवेई तब हैरान रह गया जब उसने महसूस किया कि वह चुंबन की पहल कर रही है। उसने पहल नहीं की और उसे अपने सहज अंदाज में चुंबन करने दिया। उसने भी उसे होंठों पर काट लिया, जिससे वह दर्द के बजाय आनंद से कराह उठा। जीमिंग को महसूस हुआ कि उसका हाथ उसके नितंबों को दबा रहा है, जिससे उसका शरीर सिहर उठा। उसका शरीर उससे लिपटा हुआ था और वह उसके शरीर से कांप रहा था। जैसे ही उसने उसके भीतर की आग को प्रज्वलित किया, उसके शरीर में वासना का ज्वार उमड़ उठा। उसने आंखें खोली और जीमिंग की बंद आंखें, मोहक भाव और कोमल गाल देखे। वह आंखें बंद करके उसे चूम रही थी, लेकिन उन भावों ने उसके लिए अपनी भावनाओं को काबू में रखना मुश्किल कर दिया। उसने पहल करते हुए उसकी कमर के चारों ओर उसका दूसरा हाथ कस लिया और चुंबन को और गहरा करते हुए उसे हल्के से फर्श से ऊपर उठा लिया। जब उसने शीमिंग की कमर पकड़कर उसे फर्श से ऊपर उठाया और उसे हल्के फुल्के अंदाज में चूमा तो शीमिंग को ऐसा लगा जैसे वह हवा में तैर रही हो। जब वह उसे चूम रहा था तब तक उसका दिमाग सुन्न हो चुका था और उसकी आंखें धुंधली हो गई थीं। बाई शियूरेन के बारे में उसके विचार और उसके दिल में बसी ईर्ष्या उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके कार्यों से ही दूर हो गई थी। अध्याय 423। चलो साथ में स्नान करते हैं। चेतावनी, आगे वयस्क सामग्री है। शीमिंग उस समय हैरान रह गई जब लीवेई ने उसकी कमर पकड़कर उसे फर्श से उठा लिया और उसे चूमना जारी रखा। उसका शरीर उसकी बाहों में कांप रहा था। उसने अपनी बाहों को उसकी गर्दन के चारों ओर कसकर लपेट लिया ताकि वह अपनी जान बचा सके। लीवेई ने उसे ऊपर उठाया और उसके पैरों को अपनी कमर के चारों ओर लपेट लिया। ऐसा करते हुए और उसे चूमते हुए शीमिंग ने गहरी सांस ली। आहम्मा, जीमिंग को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और जब वह और बर्दाश्त नहीं कर पाई तो उसने उसे कंधे पर थपथपाकर जाने का इशारा किया। सांस लेने के लिए हौंकते हुए लीवेई ने चुंबन तोड़ा। शीमिंग ने अपना सिर उसकी गर्दन पर रख दिया। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। लीवेई को उसके इत्र की खुशबू आई जिससे उसका मन मोह गया। उसने धीरे धीरे उसकी गर्दन पर चुंबन करने शुरू कर दिए जिससे वह उसकी बाहों में कांप उठी। उसे सब कुछ समझ आ रहा था। लीवेई, अभी नहीं, मैंने अभी तक स्नान नहीं किया है, उसने उसका कंधा पकड़ते हुए कहा। लीवेई एक पल के लिए रुका, फिर उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। क्या संयोग है, मैंने भी नहीं लिया। तो चलो साथ में नहाते हैं, उसने शरारती मुस्कान के साथ कहा और जीमिंग के साथ बाथरूम में प्रवेश किया। जियामिंग सदमे से हॉर्न फूटी और इनकार करने ही वाली थी कि तभी वह उसके साथ बाथरूम में दाखिल हो गया। पहले तो वह अपने होश को शांत करने और मन को तरोताजा करने के लिए नहाने की योजना बना रही थी, लेकिन उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि इसका परिणाम इस तरह होगा। लीवेई ने उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ रखा था। उसके पैर उसके चारों ओर लिपटे हुए थे और वह उसकी गर्दन और चिकनी सफेद कॉलरबोन पर चुंबन कर रहा था। जब वे बाथरूम के अंदर पहुंचे तो उसने उसे वॉश बेसिन के काउंटर पर बिठाया और फिर से लापरवाही से उसके होठों पर चुंबन किया। उसने उसके चेहरे पर, गालों से लेकर होठों तक और होठों से लेकर गर्दन तक हर जगह चूमा। उसने उसके शरीर के हर हिस्से का स्वाद चखा। चुंबन से अलग होते हुए और उसकी अस्त व्यस्त हालत को देखते हुए उसकी आंखों में जुनून की आग जल रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी पोशाक अस्त व्यस्त थी जिससे उसका बायां कंधा दिख रहा था और वह आकर्षक लग रही थी। उसने गहरी सांस ली और बाथटब की ओर चलकर उसमें पानी भर दिया। जीमिंग को अपने शरीर में एक साथ कामुकता और शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था। अब तक उन्होंने बाली में ऐसा सिर्फ एक बार किया है और अब जब वे वापस आ रहे हैं तो यह उनका दूसरी बार और अपने घर में पहली बार होगा। उसकी लगातार निगाहें उस पर टिकी रहने से उसके गाल लाल हो रहे थे, इसलिए उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। नल चालू था और टब में पानी भर रहा था। लीवेई जीमिंग की ओर बढ़ी और उसकी कमर पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। जियामिंग ने महसूस किया कि उसकी सांसें तेज हो रही हैं क्योंकि उसने उसका चेहरा उसकी ओर किया और उसके कान को कुतरना शुरू कर दिया। जब उसके होंठ उसके कानों से छुए तो उसने गहरी सांस ली क्योंकि उसने उन्हें कामुकता से काटना शुरू कर दिया था। चलो साथ में नहाते हैं,
उसने अपनी कमीज के बटन खोलना शुरू कर दिया और उसे कमीज उतारते देख उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए। जब उसने अपनी कमीज उतारी और उसकी नंगी छाती और पेट की मांसपेशियां उसकी नज़र में आईं तो वह प्रशंसा से दहक उठी। उस रात जब वे बाली में थे तब रात का अंधेरा था, लेकिन अब चारों ओर तेज रोशनी थी और वह उसके सुडौल ऊपरी शरीर को देख सकती थी। अपनी कमीज उतारने के बाद वह उसके करीब आया और उसके पैरों के बीच में इस तरह बैठ गया कि वह हैरानी से आंखें फाड़ बैठी। उसने अभी भी पैंट पहनी हुई थी, लेकिन ये स्थिति उसके लिए असहनीय थी। जब जिया मिंग ने पीछे से उसकी ड्रेस की जिप खोलना शुरू किया तो वह सदमे से बाहर आ गई। वह उसे गले लगाए हुए था और पीछे से उसकी ड्रेस की जिप खोल रहा था। जब उसने उसकी पोशाक की जिप खोलकर उसकी नंगी पीठ पर अपनी उंगलियां फेरना शुरू किया तो उसका चेहरा लाल हो गया। उसने उसकी गर्दन पर चुंबन किया जिससे वह उसकी बाहों में कांप उठी। धीरे धीरे उसने उसके कपड़े उतार दिए जिससे अचानक ठंड और शर्मिंदगी के कारण वह कांप उठी। जिया मिंग को बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने अपना चेहरा उसकी बाहों में छिपा लिया। लीवेई मुस्कुराया और उसके गले पर हल्के हल्के चुंबन देने लगा, साथ ही अपना हाथ उसके स्तनों पर फेरने लगा। आहम्मा, जीमिंग करा उठी जब उसके हाथ उसके स्तनों से खेल रहे थे और उसके स्पर्श से वह कांप रही थी। कुकड़ू, उसने उसके चेहरे के भावों को देखते हुए उसकी ब्रा खोल दी। उसका चेहरा हल्का गुलाबी हो गया था और होंठ सूज गए थे। उसने उसकी कॉलरबोन पर चुंबन करते हुए उसके स्तनों की ओर बढ़ना शुरू किया। उसने एक स्तन को अपने मुंह में लिया और दूसरे को अपने हाथ से सहलाने लगा। जिया मिंग ने उसके कंधों को कसकर पकड़ लिया और अपने नाखूनों को उसकी त्वचा में गड़ा दिया। लीवेई को कोई दर्द महसूस नहीं हुआ क्योंकि आनंद दर्द से कहीं अधिक था। जब वह उसके स्तनों से खेल रहा था तब वह जोर जोर से सांस ले रही थी और दर्द और आनंद दोनों के कारण रो रही थी। कुछ देर तक उसके स्तनों से खेलने के बाद वह फिर से उसके होठों की ओर बढ़ता है और उसे जोर से चूमता है, जिससे उसके शरीर के अंदर आग भड़क उठती है। उसने उसकी आंखों में देखते हुए उसे अपनी बाहों में उठाया और उसके कोमल होठों को छोड़े बिना उसे बाथ टब तक ले गया। जब उसने उसके होठों से अपना मुंह हटाया तो जी मिंग हौंफने लगी और उसने देखा कि वह उसे जुनून भरी निगाहों से देख रहा है और उसकी निगाहें प्रशंसा से भरी हुई हैं। तुम इतने सुंदर क्यों हो? जिया मिंग ने उसकी गर्दन को कसकर पकड़े हुए अपनी बाहें ऊपर उठाईं और उसके सवाल ने उसे उसकी निगाहों के नीचे शर्म से लाल कर दिया। उसने उसे सावधानीपूर्वक पानी में उतारा और खुद भी अपनी पैंट उतारकर पानी में उतर गया। जब जी मिंग अचानक बाथटब में घुसा और उसे अपनी गोद में बिठा लिया तो वह चौंक गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वे बाथटब में दूसरी बार ऐसा करेंगे। उसने उसकी दूधिया चिकनी नंगी पीठ पर चुंबन किया और जगह जगह हल्के निशान छोड़ दिए, लेकिन उसने ऐसी जगहों पर निशान नहीं छोड़े जो आसानी से दिखें क्योंकि वह जानता था कि उसे कल शूटिंग करनी है। उसने उसकी पीठ पर चुंबन करते हुए उसके स्तनों से खेलना शुरू किया और धीरे धीरे अपना हाथ नीचे की ओर बढ़ाया। जब उसका हाथ उसकी जांघ पर घूमने लगा और भीतरी जांघ की ओर ऊपर बढ़ने लगा तो जी मिंग सदमे से हौंफ उठी। उसके स्पर्श से गुदगुदी महसूस होने पर उसने अपनी टांगों को कसकर पकड़ लिया, लेकिन उसने अपने हाथों से उसकी टांगों को अलग किया और उसकी जांघों के भीतरी हिस्से पर गोल गोल घुमाकर उसे चिढ़ाया। जिया मिंग कांप उठी क्योंकि पानी में भी उसे उसके शरीर की गर्मी महसूस हो रही थी। उनके शरीर एक दूसरे से चिपके हुए थे क्योंकि वह उसकी गोद में बैठी थी और वह उसे पीछे से कसकर गले लगाए हुए था। उसे महसूस हुआ कि कोई सख्त चीज़ नीचे से उसे चुभ रही है। वह उसकी बाहों में छटपटाने लगी, लेकिन उसने उसे कसकर पकड़ रखा था और उसकी जांघों पर गोल गोल घुमाते हुए खुद को भी उससे रगड़ रहा था। लीवेई, शीमिंग चिल्लाई जब वह उसकी छेड़छाड़ सहन नहीं कर पाए। उसे बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई क्योंकि वह उसके शरीर से रगड़कर और उसकी जांघों में गुदगुदी करके उसे चिढ़ा रहा था। क्या? लीवेई ने गहरी आवाज में पूछा, उसके होंठ उसके कंधों को छू रहे थे। जिया मिंग ने अपने दांत पीस लिए क्योंकि वह जानती थी कि वह जानबूझकर ऐसा कर रहा है। क्या तुम चाहती हो कि मैं कुछ करूं? लीवेई ने हंसते हुए शरारती अंदाज में उसकी जांघ पर गोल गोल घुमाना जारी रखा। मुझे चिढ़ाना बंद करो, जी मिंग ने दांत पीसते हुए खुशी से चीख मारी। उसकी हरकतों से उसका शरीर कांप रहा था। अरे सच में? तो आप ही बताए, मुझे क्या करना चाहिए? क्या आप चाहते हैं कि मैं ये करूं? लीवेई ने अपनी उंगलियों से उसके अंडरवियर के ऊपर से उसके निचले होठों को छुआ, जिससे वह उसके स्पर्श से कांप उठी। वह उसे थोड़ा चिढ़ाने की योजना बना रहा था क्योंकि उसने उसे बहुत देर तक इंतजार करवाया था, लेकिन अब उसके लिए और ज़्यादा इंतजार करना मुश्किल हो रहा था। उसने उसे चिढ़ाना बंद कर दिया और उसे अपनी ओर घुमाकर उसके होठों पर हल्के से चुंबन किया। उनके नग्न शरीर एक दूसरे से हताशा में लिपटे हुए थे, एक दूसरे के साथ एक होने की कोशिश कर रहे थे। अध्याय 424। तुम्हारे पास अभी भी लड़ने की ऊर्जा है। यूमेई ने हाथों में ट्रे लिए दरवाजे पर दस्तक दी। वह उनके लिए कॉफ़ी और केक लेकर आई थी क्योंकि नाश्ते का समय हो गया था और वह ये देखना चाहती थी कि उनके बीच सब ठीक है या नहीं, क्योंकि पहले उसने देखा था कि जी मिंग लीवेई से नाराज़ था। वह ये पता लगाना चाहती है कि सब ठीक है या नहीं। जब उसे कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी तो उसने कॉफ़ी को मेज़ पर रखने के लिए दरवाज़ा खोला। उसने जी मिंग को ढूंढने के लिए चारों ओर देखा, लेकिन कमरे में किसी को न देखकर वह हैरान रह गई। ओह लीवेई, अहम, आह, यहाँ नहीं, दर्द होता है। बाथरूम से महत्वाकांक्षी आवाज़ें सुनकर यूमेई वहीं जम गई। जब शीमिंग लीवेई का नाम चिल्ला रही थी तो उसने उसकी आवाज़ पहचान ली और जिस तरह से वह रो रही थी उसे देखकर वह सदमे से जम गई। ये आवाज़ें सुनकर उसका चेहरा लाल हो गया और वह जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। वाह, ये तो बहुत शर्मनाक है। उसने अपने चेहरे पर हाथ रख लिया क्योंकि उसे इस समय बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वह हड़बड़ी में कदमों से नीचे उतर गई। तुमने उन्हें कॉफ़ी दी? वे क्या कर रहे हैं? क्या वे लड़ रहे हैं? मुख्य बटलर ने उससे पूछा क्योंकि उसे चिंता थी कि कहीं वे लड़ न रहे हों। क्योंकि अतीत में उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे, इसलिए उन्हें अब भी इस बात की चिंता थी कि वे फिर से लड़ पड़ेंगे। ऊपर से आ रही आवाज़ें याद आते ही यूमेई का चेहरा एकदम लाल हो गया। वे लड़ नहीं रहे हैं, यूमेई ने हकलाते हुए कहा और उससे नज़रें मिलाने से बचती रही।
वह रसोई की ओर चल पड़ी। तभी उसने आंटी झांग को बाहर आते देखा और उनसे पूछा, यूमेई, क्या तुमने छोटी मालकिन से पूछा कि हमें रात के खाने में क्या बनाना चाहिए? यूमेई ने भौहें चढ़ा लीं जब उसे याद आया कि आंटी जेंग ने उसे शीमिंग से रात के खाने के बारे में पूछने के लिए कहा था। हालांकि उन आवाज़ों को सुनकर वह जल्दी से कमरे से बाहर भाग गई। उसने आंटी जेंग की तरफ पलकें झपकाईं और अजीब सी मुस्कान दी। मैं भूल गई। कुछ भी न कह पाने के कारण उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए। आंटी जेंग ने उसके चेहरे को देखा और कुछ देर सोचा। उन्हें यूमेई के हाव भाव अजीब लगे क्योंकि वह न केवल उनसे नजरें मिलाने से बच रही थी बल्कि उसके गाल भी थोड़े लाल हो गए थे। उसने कमरे की ओर देखा और अचानक उसका चेहरा उत्साह से चमक उठा। मैं समझ गई, अब आपको ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। मैं आज रात पौष्टिक खाना बनाऊंगी। आंटी जेंग ने खुशी से हाथ जोड़कर रसोई में खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी। यूमेई आंटी जेंग के चेहरे पर उत्साह देखकर अवाक रह गई। उसे समझ नहीं आया कि उसने क्या समझा। जिन हवेली की माँ जिन ने आंटी जेंग को रसोई में मदद करने के लिए भेजा था। पिछली रसोई की नौकरानी ने शादी होने के कारण नौकरी छोड़ दी थी। इसलिए माँ जिन ने चाची जेंग को जिन विला में उनके लिए काम करने और भोजन बनाने में मदद करने के लिए भेजा। वह अनुभवी थी और वर्षों से मुख्य बटलर के रूप में जिन परिवार की सेवा कर रही थी। वह आज ही जिम विला में आई जब शीमिंग और लीवेई विला में नहीं थे और उनकी मुलाकात हेड बटलर और यूमेई से हुई जिन्होंने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। 1 घंटे से अधिक समय तक बाथरूम के अंदर रहने के बाद लीवेई ने शीमिंग को सफ़ेद बाथरोब में लपेटकर बाथरूम से बाहर निकाला और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। जियामिंग को चक्कर आ रहे थे और वह आधी नींद में थी। उसे अपने पूरे शरीर में दर्द महसूस हो रहा था और खड़े होने की भी ताकत नहीं थी। लीवेई ने अपना बाथरोब भी पहन रखा था और उसने शीमिंग को उसके कपड़े दिए। जब उसने शीमिंग को नाइट ड्रेस थमाई तो शीमिंग ने उसे घूर कर देखा। पिछली बार बाली में उन्होंने सिर्फ एक बार ही शारीरिक संबंध बनाए थे क्योंकि यह शी का पहला अनुभव था। लेकिन आज उसने एक और दौर करने पर जोर दिया। वे लगभग 1 घंटे तक बाथटब में रहे। उसका शरीर अब दर्द से कराह रहा था और असहज महसूस कर रहा था। जब वह आखिरकार रुका तो उसने उसकी सफाई में मदद की क्योंकि उसके शरीर में अब कोई ऊर्जा नहीं बची थी। लीवेई ने उसकी घूरती नज़र देखी और मुस्कुराया। वह बेहद कमज़ोर लग रही थी जबकि वह ऊर्जा से भरपूर था। उसने रात के पजामा और टी शर्ट पहन रखी थी जबकि वह बिस्तर के किनारे को पकड़े हुए बिस्तर पर बैठी थी। वह चारों ओर देखती है और हैरानी से उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। लीवेई, क्या कोई पहले आया था? लीवेई ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। मुझे ऐसा नहीं लगता। क्यों? उसने अपनी भौहें ऊपर उठाईं क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा सवाल क्यों पूछ रही है। जियामिंग ने कॉफ़ी टेबल पर रखी ट्रे की ओर इशारा करते हुए अपनी लार ली। तो फिर यह ट्रे यहाँ क्यों है? पहले तो यहाँ नहीं थी। उसे याद आया कि जब वह कमरे में आई थी तो कॉफ़ी टेबल पर कुछ भी नहीं था क्योंकि उसने उस समय अपना क्लच टेबल पर ही रखा था। लीवेई को पता नहीं था कि वहाँ कोई ट्रे थी या नहीं, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया देखकर उसे यकीन हो गया कि जब वे बाथरूम में थे तब कोई आया था। उसने अपने होंठ सिकोड़े लेकिन कुछ नहीं बोला। उसने उसकी ओर देखा और कहा, कोई बात नहीं, लगता है कोई हमें ये नाश्ता देने आया है। ये कहते हुए उसने ट्रे से एक कुकी उठाई और अपने मुंह में डाल ली। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आया या नहीं। ऐसा तो था नहीं कि वे कुछ गलत कर रहे थे। वह उसकी पत्नी के साथ था, किसी और के साथ नहीं जिसके बारे में उसे डरने की जरूरत हो। अंडस्को। जियामिंग ने उसके होठों को सुनकर अपने होंठ सिकोड़ लिए। शर्म से उसका पूरा चेहरा लाल हो गया। वह केवल यही उम्मीद कर सकती है कि किसी ने कुछ सुना न हो और नाश्ता रखने के बाद चला गया हो। क्या तुम हमेशा ऐसे ही रहना चाहते हो? मेरा मतलब है, अगर तुम ऐसे ही रहो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लीवेई ने हंसते हुए अपने दोनों हाथ पजामे की जेब में डाल लिए। जिमिंग, जो स्तब्ध थी, ने उसकी बातें सुनकर ऊपर उसकी ओर देखा। उसकी निगाहें उस पर टिकी हुई थीं, इसलिए उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसे उस समय बिजली का झटका लगा जब उसे एहसास हुआ कि वह अभी भी बाथरोब में है और उसने अंदर कुछ भी नहीं पहना हुआ है। जब वह उठी तो उसका बाथरोब ढीला हो गया जिससे उसकी छाती उसे दिखाई देने लगी। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने अपने लबादे को कसकर पकड़ लिया और पूछा, तुम बाहर जाओ, मुझे कपड़े बदलने हैं। उसने लीवेई को घूरते हुए नाइट ड्रेस उठाते हुए कहा, क्यों? तुम मेरे सामने कपड़े बदल सकती हो। मैंने सब कुछ देख ही लिया है, तो तुम इतनी शर्मिंदा क्यों हो रही हो? वह बेशर्मी से हंसते हुए उसकी तरफ देखने लगा। जियामिंग को उसकी बातें सुनकर बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। हालांकि वह सही कह रहा था, फिर भी उसके सामने कपड़े बदलते समय उसे असहजता महसूस हो रही थी। उसने तकिया उठाया और उसकी ओर फेंकते हुए कहा, बाहर जाओ। लीवी ने हंसते हुए तकिया पकड़ लिया। लगता है कि तुम में अभी भी मुझसे लड़ने की ऊर्जा बची है। लीवी, अभी बाहर जाओ, वरना 1 हफ्ते तक तुम्हें इस कमरे में कदम रखने की इजाज़त नहीं होगी। जिमिंग ने उसे आखिरी बार चेतावनी दी। लीवेई ने अपने होंठ सिकुड़े और कंधे उचकाते हुए चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। अपनी चेतावनी सुनने के बाद उसे बाहर जाते देख जिमिंग ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। यह आदमी, जब वह कपड़े पहनने के लिए खड़ी हुई तो उसे अपने निचले हिस्से में दर्द महसूस हुआ और उसने दांत पीसते हुए कहा। उसके पैर अब भी कमजोर और लड़खड़ा रहे थे। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी नाइट ड्रेस पहनी और शीशे की ओर चलकर खुद को देखा। जब वह अपनी ड्रेस के बटन लगा रही थी तब उसने अपनी छाती पर बैंगनी और लाल रंग के निशान देखे तो उसकी झुंझलाहट मुस्कान में बदल गई। वह मेरी नाराजगी को शांत करना बखूबी जानता है। ये कहते हुए वह मुस्कुराई जब उसे याद आया कि जब उसने उसे चूमना शुरू किया था तब वह उससे नाराज थी। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि लड़ाई के बजाय बात इस तरह आगे बढ़ेगी। अध्याय 425 प्रशिक्षण शुरू करने की आवश्यकता। अगले दिन जब शीमिंग ने अपनी आंखें खोलीं तो कमरा अभी भी अंधेरा था और उसके बगल में लेटा हुआ आदमी उसे कसकर गले लगाते हुए बच्चे की तरह सो रहा था।
उसने आह भरी और सावधानीपूर्वक उसकी कमर के चारों ओर लिपटे हुए हाथ को हटाया और तकिया उसके हाथों के बीच रख दिया। सोते समय उसकी मुद्रा देखकर वह मुस्कुरा उठी। पिछली रात वे गले मिलते हुए ही सोए थे क्योंकि शाम के मिलन के बाद वह बहुत थक गई थी। उसके पैर जवाब दे रहे थे, फिर भी वह सुबह जल्दी उठ गई। उसने अपना फ़ोन उठाया और समय देखा। सुबह के 4 बज रहे हैं। वह खड़ी हुई और धीरे धीरे अलमारी की ओर गई ताकि वह अपने स्पोर्ट्सवियर निकाल सके जो उसने माँ जिनके साथ खरीदारी करते समय खरीदे थे। आज न केवल उनका फोटोशूट है बल्कि उन्हें अपना प्रशिक्षण भी शुरू करना है। उसे व्यायाम शुरू करने की जरूरत है और उसे अपने मार्शल आर्ट कौशल को निखारना होगा ताकि उसका शरीर इसके लिए अभ्यस्त हो सके। क्योंकि अगर वह पहले व्यायाम से अपने शरीर को मजबूत नहीं बनाती है तो मार्शल आर्ट जानने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वह खुद को अन्य तरीकों से नुकसान पहुंचा सकती है। दूसरे बाथरूम में कपड़े बदलने के बाद वह व्यायाम करने के लिए बगीचे की ओर चल पड़ी। उनके पास व्यायाम के लिए एक कमरा भी है, लेकिन वह बगीचे में व्यायाम करना पसंद करती है। अपने स्पोर्ट्सवियर में बदलने के बाद वह नीचे गई, तभी उसने देखा कि आंटी जेंग अपने कमरे से बाहर आ रही हैं। छोटी मालकिन, आप इस समय क्या कर रही हैं? अभी तो बहुत सुबह है। झींग आंटी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि शीमिंग इतनी जल्दी उठ गई थी। वह पानी पीने के लिए उठी थी, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि शीमिंग इतनी जल्दी उठ जाएगा। अरे, मैं बस थोड़ी कसरत करना चाहती थी। आपको मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप जाए और सो जाए, उसने अजीब सी मुस्कान के साथ कहा। वह सुबह जल्दी उठ जाती थी क्योंकि वह न केवल सुबह की ताज़ी हवा का आनंद लेना चाहती थी बल्कि वह लोगों को व्यायाम करते हुए देखने से भी बचना चाहती थी। क्योंकि उन्हें उसे व्यायाम करते देखकर आश्चर्य हो सकता है, क्योंकि उसे मार्शल आर्ट का अभ्यास भी करना पड़ता है। मैं वापस कैसे सो सकती हूँ? कम से कम आपके लिए फलों का रस तो बना ही दूँ। या फिर खाने के लिए आपकी कोई खास फरमाइश है? उसने रसोई में जाने की तैयारी करते हुए पूछा। आंटी जेंग, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप सो जाए और अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं आपको जगा दूंगी। ठीक है। जीमिंग ने आंटी जेंग का हाथ पकड़कर उन्हें रसोई में जाने से रोकने की कोशिश करते हुए उन्हें समझाने की कोशिश की। ठीक है, लेकिन मुझे बताइए ज़रूर। शीमिंग ने सिर हिलाया और आह भरी जब उसने आंटी जेंग को अपने कमरे में वापस जाते देखा। वह अपनी चटाई और पानी की बोतल लेकर पीछे वाले बगीचे में गई। उसने उन्हें घास पर रखा और सुबह की ताज़ी हवा का आनंद लेते हुए गहरी सांस ली। गर्मी का मौसम है लेकिन सुबह के समय तापमान काफ़ी कम रहता है जिससे उसे अच्छा महसूस होता है। उसने पहले कुछ स्ट्रेचिंग और फिर कुछ कोर एक्सरसाइज से शुरुआत की ताकि उसका शरीर इन एक्सरसाइज का आदी हो जाए। चूंकि शीमिंग ने पहले कभी व्यायाम नहीं किया है, इसलिए उसे व्यायाम और ध्यान से शुरुआत करनी होगी और फिर अपना प्रशिक्षण शुरू करना होगा। वह कुछ और व्यायाम करना चाहती थी, लेकिन कल के व्यायाम सत्र के बाद उसके पैरों के बीच के हिस्से में दर्द हो रहा था। उसने बुनियादी व्यायाम और ध्यान के बाद व्यायाम बंद कर दिया। जब लीवेई ने अपनी आंखें खोली तो उसने पाया कि उसके बगल में कोई नहीं है। उसने भौहें चढ़ाकर दीवार पर लगी घड़ी की ओर देखा और पाया कि सुबह के केवल 7 बजे थे। जब वह उसे बाथरूम में नहीं मिली तो वह थके हुए कदमों से नीचे चला गया। मास्टर, आप जाग गए। आंटी जेंग की आवाज़ सुनकर वह चौंक गया। वह अभी भी विला में उनकी उपस्थिति का आदी हो रहा था। उसने अजीब तरह से सिर हिलाया और पूछा, क्या तुमने शीमिंग को देखा? वह कमरे में नहीं है। उसने बैठक कक्ष में चारों ओर देखा लेकिन वह उसे नहीं मिली। आंटी जेंग मुस्कुराईं और बोली, जी हाँ, वह सुबह तड़के उठी और कसरत करने के लिए पीछे वाले बगीचे में गईं। मैं उनके लिए जूस बना रही थी। क्या आप थोड़ा पीना चाहेंगे? उन्होंने ताजे फल काटते हुए पूछा। लीवेई ने उससे हाथ मिलाया और आश्चर्य जताया कि शीमिंग इतनी जल्दी उठकर सिर्फ व्यायाम क्यों कर रहा है। जैसे ही वह उससे मिलने बाहर जाने की योजना बना रहा था, उसने उसे हाथ में चटाई और खाली पानी की बोतल लिए अंदर आते देखा। वह पसीने से भीगी हुई थी और व्यायाम के कारण उसका चेहरा लाल हो गया था। तुम कब जागे? जीमिंग ने उससे पूछा जब उसने उसे आंटी जेंग के बगल में खड़ा देखा। आंटी जेंग ने उनके हाथों से सामान लिया और रसोई में चली गईं। मैं अभी थोड़ी देर पहले उठा और नीचे आया तो देखा कि तुम कमरे में नहीं हो, उसने शिकायत करते हुए उसके तौलिए से उसका पसीना पोंछा। जियामिंग ने कुछ नहीं कहा और उसे अपना काम करने दिया। लेकिन तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए? मतलब तुमने अचानक ही उठने का फैसला कर लिया? कोई खास वजह थी क्या? उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वह व्यायाम कर रही है। उसने पहले कभी व्यायाम नहीं किया था और अब अचानक सुबह तड़के उठकर व्यायाम करने लगी। जियामिंग उसके बगल में सोफे पर बैठी थी और उसने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, कोई खास वजह नहीं है। शूटिंग जल्द ही शुरू होने वाली है, इसलिए मुझे फिट रहना होगा, इसीलिए मैंने आज से व्यायाम शुरू कर दिया है। आज मेरी कॉस्ट्यूम फिटिंग और फोटोशूट भी है, इसलिए मुझे अच्छा दिखना होगा। उसने हंसते हुए आंटी जेंग से फलों का रस लिया। लीवेई ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। जब लीवेई तैयार होकर नीचे आया तो उसने देखा कि शीमिंग खाने की मेज पर बैठकर उसका इंतजार कर रही थी। वह पहले से ही तैयार थी और उसने हल्के नीले रंग की एक साधारण पोशाक पहनी हुई थी। उसके बाल कंधों पर बिखरे हुए थे जिससे वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। वह उसकी ओर बढ़ा और उसके बगल में बैठ गया। आपको कार्यक्रम स्थल पर कितने बजे तक पहुंचना है? लीवेई ने पूछा, जबकि आंटी जेंग उसे खाना परोस रही थी। नाश्ता, मुझे 10 बजे तक कॉस्ट्यूम फिटिंग के लिए मून स्टूडियो पहुंचना है और दोपहर में एक फोटोशूट होगा। शीमिंग ने अपने फ्रूट जूस का एक घूंट लेते हुए जवाब दिया। ठीक है, तो मैं पहले आपको छोड़ दूंगा और उसके बाद जिन कॉर्पोरेशन जाऊंगा। जियामिंग उसे मना करने की योजना बना रही थी, लेकिन उसकी निगाहें देखकर उसने यह विचार छोड़ दिया और अंत में सिर हिलाकर सहमति दे दी। नाश्ते के बाद दोनों लीवेई की कार में विला से निकल गए क्योंकि वह उसे पहले कार्यक्रम स्थल पर छोड़ना चाहता था। अध्याय 426। क्या आपको वे पसंद हैं? लीवेई ने पहले शीमिंग को कार्यक्रम स्थल पर छोड़ने और फिर कार्यालय जाने की योजना बनाई है।
जियामिंग ने ड्राइवर से मून स्टूडियो से थोड़ी दूर गाड़ी रोकने को कहा। वह नहीं चाहती थी कि किसी को भी उसकी मौजूदगी का पता चले। चूंकि उसे अपनी शादी छुपानी है, इसलिए उसे अपने पहनावे का भी खास ख्याल रखना होगा। तांग नियान ने उससे कहा है कि वह अपनी शादी के बारे में किसी को न बताए और अपनी छवि को लेकर सावधान रहे। हालांकि अभी तक कोई उसे नहीं जानता, लेकिन अगर कर्मचारियों के बीच अफवाहें फैल गईं तो भविष्य में मामला बिगड़ सकता है। तुम्हारा काम खत्म होने के बाद ड्राइवर तुम्हें लेने आ जाएगा, इसलिए अकेले कहीं मत जाना। ठीक है, उसने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए उसे सावधान रहने को कहा। पिछली घटना के बाद से वह उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। वह उसके लिए एक अंगरक्षक रखना चाहता था, लेकिन उसने उसका सुझाव अस्वीकार कर दिया, इसलिए वह अब भी उसके बारे में चिंतित था। जियामिंग ने सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, मैं ड्राइवर के बिना कहीं नहीं जाऊंगी। अब मैं जा रही हूँ, अलविदा। उसने जल्दी से उसके गाल पर एक चुंबन दिया और दरवाज़ा खोलकर कार से बाहर निकल गई। लीवेई दंग रह गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, शीमिंग वहां से जा चुकी थी। पीछे से उसे देखकर और उसके भागने के तरीके को देखकर वह मुस्कुराया। ये लड़की, उसने असहाय होकर सिर हिलाया और ड्राइवर को गाड़ी चलाने का आदेश दिया। जियामिंग, तुम आ गई। जब जियामिंग मून स्टूडियो के सामने पहुंची तो उसने देखा कि सोंग जिना वहां उसका इंतजार कर रही थी। जियामिंग ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, हाँ, क्या मैं देर से आई हूँ? जियामिंग को चिंता हो रही थी कि कहीं वह देर से तो नहीं आई, क्योंकि सोंगशिना बाहर उसका इंतजार कर रही थी। सोंगशिना ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, तुम बिल्कुल समय पर आए हो। अभी तक सिर्फ मोजान और हान लेई ही आए हैं, बाकी सदस्यों को अभी आना बाकी है। ओह, जैसे ही वे अंदर जाने वाले थे, वुशेंग की कार भी वहां आ गई। वह कार से बाहर निकला, उसके पीछे उसका सहायक भी था। वुशेंग उनके पास गया और पूछा, क्या मैंने आप लोगों को इंतजार करवाया? उसने अपनी घड़ी देखी और माफी मांगते हुए पूछा। जियामिंग ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मैं भी अभी अभी आई हूँ। तो फिर ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। वुशेंग और शीमिंग साथ में स्टूडियो के अंदर चले गए। जियामिंग ने स्टूडियो के चारों ओर नजर डाली, जो काफी बड़ा था, और उसने देखा कि लोग अपने हाथों में कैमरे और अन्य उपकरण लिए घूम रहे थे। वह वुशेंग और सोंगशिना के साथ वहीं खड़ी रही और इस तरह के माहौल में ढलने की कोशिश करती रही। जब वह दोपहर में होने वाले फोटोशूट के लिए कैमरे और लाइटें लगा रहे लोगों को देख रही थी, तभी उसे अपने बगल से एक खुशमिजाज आवाज सुनाई दी। तुम लोग आ गए। मेकअप रूम से सेटिंग चेक करके लौटी जूलैन ने देखा कि शीमिंग और वुशेंग वहां खड़े हैं। जूलैन, शीमिंग ने उसे देखकर मुस्कुरा दिया। क्या तुम्हारी हालत ठीक है? वह शीमिंग को लेकर चिंतित थी, क्योंकि स्क्रिप्ट रीडिंग के दौरान हुए हादसे से वह उबर रही थी। वह सोच रही थी कि वह ठीक है या नहीं। मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो, जीमिंग ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया। अच्छा है, अब जब आप लोग यहाँ आ ही गए हैं तो जल्दी से अपने कपड़े देख लीजिए। मोजान और हान लेई भी यही कर रहे हैं। जूलैन ने शीमिंग की बाँह थपथपाते हुए उन्हें मेकअप रूम में जाने को कहा। ठीक है, वैसे सब लोग कहाँ हैं? युआन लेई और जियान यान अभी तक नहीं आए। वुशेंग ने चारों ओर देखते हुए पूछा, लेकिन उसे कोई और नहीं मिला। अरे, जियान यान को एक कार्यक्रम में जाना है, इसलिए उन्हें थोड़ी देर हो जाएगी, लेकिन वो फोटोशूट के समय तक यहाँ पहुँच जाएंगे। इसके अलावा हमने उनके डिज़ाइनर से उनके परिधानों की पुष्टि कर ली है, इसलिए कोई समस्या नहीं होगी, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। और युआन लेई, वह भी नहीं आ रही है? सोंगशिना ने उत्सुकता से जूलैन की ओर देखते हुए पूछा। मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया और न ही वह और उसका मैनेजर मेरा फ़ोन उठा रहे हैं। बायान के जाने के बाद मेरे पास उनसे अलावा किसी और से संपर्क करने का कोई जरिया नहीं है। जूलैन ने आह भरते हुए कहा। वह मुझे भी चिंतित कर रही है, उसने गहरी सांस ली। युआन लेई ने अपनी सहायक को नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया है और अब उसने उसे अपने आने की सूचना भी नहीं दी है। उसे पता नहीं है कि वह शूटिंग में शामिल होगी या नहीं। आज की फोटोशूट के बारे में सभी ने उसे पुष्टि दे दी है, लेकिन युआन लेई की तरफ से उसे इस बारे में कोई सूचना नहीं मिली है। उनके पास कॉस्ट्यूम चेक पूरा करने के लिए केवल 2 घंटे हैं और उसके बाद उन्हें फोटोशूट के लिए अपना मेकअप करवाना होगा। उसे चिंता थी कि सब कुछ समय पर पूरा हो पाएगा या नहीं। जियामिंग ने जूलैन की बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि युआन लेई आया है या नहीं, इससे उसे कोई लेना देना नहीं था। उसे बस अपना काम खत्म करना था। अल्पविराम। उसके बाद जूलैन ने शीमिंग और वुशेंग को उनके सौंदर्य कक्ष दिखाए। शीमिंग और वुशेंग के सौंदर्य कक्ष अगल बगल थे। जब शीमिंग अपने मेकअप रूम में दाखिल हुई तो वह बड़े दर्पण के चारों ओर लगे बल्बों को देखकर आश्चर्यचकित रह गई और कमरा तेज रोशनी से जगमगा रहा था। उसकी नज़र कमरे में लगे एक हैंगर पर पड़ी, जो रंग बिरंगे परिधानों से भरा हुआ था। हैंगर की ओर चलते हुए उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। प्राचीन थीम पर आधारित कपड़ों को देखकर उसे एक जानी पहचानी सी अनुभूति हुई। काइबाओ कमरे में दाखिल हुई और उसने शीमिंग और अन्य लोगों को कमरे में देखा। पहले तो वह हैरान हुई, लेकिन दरवाजे पर खड़ी रही और शीमिंग की प्रतिक्रिया देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। आमतौर पर अभिनेत्रियां भारी और पुराने जमाने के कपड़ों को लेकर शिकायत करती हैं। हालांकि वे कपड़े ऐतिहासिक थीम के अनुरूप होते हैं, फिर भी वे पोशाकों में कई बदलावों की मांग करती हैं। उन्हें इस तरह की अभिनेत्रियां पसंद नहीं हैं, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया देखकर उन्हें खुशी हुई। तुम्हें ये पसंद आए? उसने शीमिंग के पीछे खड़े होकर अपने हाथों को अपनी छाती के सामने जोड़ते हुए पूछा। हाँ, वे खूबसूरत हैं। जीमिंग ने उसकी आवाज़ सुनकर उसकी ओर मुड़कर देखा। सुश्रीकाय, आप यहाँ हैं? काइबाई को बाहर से आते देख जूलैन आश्चर्यचकित रह गई। जियामिंग, ये हमारी डिज़ाइनर काइबाओ हैं। इन्होंने आपके और युआन लेई के लिए पोशाकें डिज़ाइन की हैं। जूलैन ने उन दोनों का परिचय कराया। और मिस काय, ये हमारी दूसरी महिला मुख्य किरदार शीमिंग हैं। क्या वो खूबसूरत नहीं है? जूलैन ने हंसते हुए काइबाओ से पूछा।
हाँ वह है। काइबाओ ने शीमिंग को सिर से पैर तक देखते हुए हल्की सी मुस्कान दी। वह सोच रही थी कि क्या शीमिंग महारानी की भूमिका निभा पाएगी या नहीं, क्योंकि इस भूमिका के लिए करिश्माई व्यक्तित्व की आवश्यकता है, साथ ही ये कपड़े भी बहुत भारी हैं। इन कपड़ों में अभिनय करना उसके लिए मुश्किल होगा। वह उसके बारे में काफ़ी चिंतित थी, लेकिन उसे ये लड़की पसंद भी थी क्योंकि यह किसी की मेहनत की सराहना करना जानती थी। भारी पोशाक देखकर शीमिंग चिंतित होने के बजाय खुश हो गया। काइबाओ की निगाहों के नीचे शर्मिंदा महसूस करते हुए ज़ीमिंग ने अजीब सी मुस्कान दी। काइबाओ 30 वर्ष की आयु की एक कुशल और खूबसूरत महिला थी। वह थीम आधारित वेशभूषा बनाने के लिए अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध थीं और निर्देशक खान के साथ यह उनका पहला कार्य अनुभव था। मुझे खुशी है कि आपको ये पसंद आए। इस हैंगर पर टंगे सारे कपड़े आपके लिए हैं। आप इन्हें पहनकर देख सकते हैं और अगर कोई समस्या हो तो मुझे बता सकते हैं। शिमिंग ने हैंगर से एक ड्रेस उठाते हुए सिर हिलाया। यह एक भारी ड्रेस थी जिस पर सुनहरे और चांदी के धागों से कढ़ाई की गई थी और रंग बिरंगे मोतियों से सजी हुई थी। हालांकि ये कपड़े पहले की तरह असली नहीं थे, फिर भी बेहद खूबसूरत थे। ज़ीमिंग के चेहरे पर पोशाक को देखकर संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। ये नारंगी रंग की ड्रेस है जिसके ऊपर पूरी आस्तीन का गाउन है। उसने इस तरह के कपड़े बहुत समय से नहीं पहने हैं। काइबाओ वहीं खड़ी रही और उसने देखा कि शीमिंग पोशाक को देखकर मुस्कुरा रही है। भारी पोशाक को देखकर शी की प्रतिक्रिया से उसे खुशी हुई। अध्याय 427। ऐसा लगता है जैसे मैं स्वयं वास्तविक महारानी को देख रही हूँ। जियामिंग ने वह ड्रेस ली और उसे पहनने के लिए बाथरूम में चली गई। जूलन, काइबाओ और सोंगशिन से बात कर रही थी तभी बाथरूम का दरवाजा खुला। उन्होंने उधर देखा और शीमिंग को बाथरूम से वही ड्रेस पहने हुए बाहर आते देख वे दंग रह गए। जब शीमिंग बाथरूम से बाहर आई तो सभी लोग 1 मिनट तक बिना कुछ कहे उसे घूरते रहे। वाह ज़ीमिंग, तुम सच में इस फिल्म में महारानी बनने की हकदार हो। तुम इतनी खूबसूरत कैसे दिख सकती हो। जूलैन ने हाथों को जोड़ते हुए बढ़ा चढ़ाकर उसकी प्रशंसा की। जियामिंग ने उसकी प्रतिक्रिया देखकर हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सोंगशिन ने भी वैसा ही किया और कहा, जियामिंग तुम सच में बहुत सुंदर हो। ऐसा लग रहा है जैसे मैं साक्षात महारानी को देख रही हूँ। सोंगशिन के शब्द उसे बिजली की तरह लगे। उसने अपने होंठ सिकुड़े और अजीब सी मुस्कान दी। ये सच है कि तुम स्वयं महारानी से मिल रहे हो। ज़ीमिंग ने मन ही मन सोचा और काइबाओ पर सावधानीपूर्वक नजर डाली। जियामिंग को लगा कि जूलैन और सोंगशिन की प्रतिक्रियाएं महज अतिशयोक्ति थीं। उसने बस एक ड्रेस पहनी थी और कुछ नहीं। और क्या हो सकता है। सच कहूँ तो मैं सोच रही थी कि तुम इस ड्रेस में कैसी लगोगी, लेकिन अब मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम इस ड्रेस में बिल्कुल महारानी लग रही हो। काइबाओ ने मुस्कुराते हुए शीमिंग की तारीफ की। उनके अनुसार महारानी को केवल सुंदर होना ही नहीं चाहिए, बल्कि उनमें इस पोशाक को पहनने के लिए धैर्य और शालीनता भी होनी चाहिए। ये पोशाक लंबी और भारी थी, जिसमें कई परतें थीं, जिसके कारण इसे पहनकर हिलना डुलना मुश्किल हो जाता था। उसे उम्मीद थी कि उसे इस ड्रेस को पहनने में परेशानी होगी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसने किसी से मदद नहीं मांगी। इसके बजाय उसने ये जटिल ड्रेस अकेले ही पहनी। जब वह बाथरूम से बाहर निकली तो उनके हल्के और सुरुचिपूर्ण कदमों ने सभी को यह विश्वास दिला दिया कि उनके सामने असली महारानी खड़ी हैं। उसकी तारीफ सुनकर ज़ीमिंग के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। वह एक ही समय में शर्मिंदा और असहज महसूस कर रही थी। अपने पिछले जन्म में कोई भी उन्हें महारानी के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहता था, जबकि इस जन्म में हर कोई उन्हें महारानी कह रहा है। यह अजीब तरह से संतोषजनक लगता है। जियामिंग ने एक एक करके सभी पोशाकों की जांच की और पाया कि वे डिज़ाइन में आश्चर्यजनक रूप से प्रामाणिक थीं। काइबाओ द्वारा बनाई गई पोशाकें और जो पोशाक उसने पहले पहनी थी वे बहुत मिलती जुलती थीं, जिससे उसके लिए चुनाव करना आसान हो गया। मोतियों और कपड़े की गुणवत्ता को छोड़कर बाकी सब कुछ एक जैसा था। आखिर उसकी पोशाक महंगे मोतियों और बेहतरीन कपड़े से बनी थी। हालांकि उसे ये ज़्यादा पसंद नहीं थे, लेकिन उसे इनकी आदत हो गई थी। सभी ड्रेस ट्राई करने में उसे लगभग 2 घंटे लग गए और काइबाओ अंत में परिणाम से संतुष्ट हुई। वह पोशाकें तो बना सकती है, लेकिन पहनने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह पोशाक को कैसे प्रस्तुत करता है। और ज़ीमिंग इन पोशाकों से अपनी अपेक्षाओं पर खरी उतरी। उन्होंने अपनी शालीनता और आकर्षण से इन परिधानों में जान डाल दी। अल्पविराम। जूलैन जल्दी से कमरे में आए और काइबाओ से पूछा, सुश्री, हमारी मुख्य अभिनेत्री अभी अभी आई हैं। क्या आप हमें थोड़ा और समय दे सकती हैं ताकि वह पोशाकें देख सकें। शूटिंग 2 सप्ताह में शुरू होने वाली है, इसलिए हमें पोशाकों को जल्द से जल्द अंतिम रूप देना होगा। जूलैन ने उनसे थोड़ा और समय देने का आग्रह किया। काइबाओ स्वयं डिजाइनर थीं और उन्होंने पहले ही सूचित कर दिया था कि वे उन्हें पोशाक की फिटिंग की जांच करने के लिए 2 घंटे का समय देंगी। उसे एक और कार्यक्रम में जाना है, इसलिए समय तय किया गया था और जूलैन ने सभी को समय पर आने का सख्त निर्देश दिया था यदि वे पोशाक की जांच करना चाहते थे। अगर उन्हें ड्रेस में कोई बदलाव करवाना हो तो वे इस तरह सीधे डिजाइनर से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन युआन लेई न केवल देर से आए, बल्कि उसने देरी का कारण भी नहीं बताया। इतना ही नहीं, वह दिए गए समय से 2 घंटे बाद पोशाक की फिटिंग के लिए आए। हालांकि जूलैन के पास उससे बहस करने का समय नहीं था। वह उससे बाद में निपट सकती थी, अभी उसे ये देखना था कि काइबाओ उसे समय देने को तैयार है या नहीं। सुश्री, मैंने आपको साफ साफ बता दिया है कि मेरे पास खुद फिटिंग चेक करने के लिए सिर्फ 2 घंटे हैं। मुझे 2 घंटे में एक कार्यक्रम में जाना है। मुझे उसके लिए भी तैयारी करनी है। देर से आने में आपकी नायिका की गलती थी, मेरी नहीं। आशा है आप समझ सकती हैं। उसने जूलैन के अनुरोध को तुरंत अस्वीकार कर दिया। लेकिन सुश्री जूलैन काइबाओ के सामने बेबस महसूस कर रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि काइबाओ कितनी व्यस्त है। जब उसने साफ साफ कहा था कि वह सिर्फ 2 घंटे ही देगी, तो उसे लंबे समय तक रोकना उसके लिए नामुमकिन था। शीमिंग, जो अभी अभी अपने कपड़े बदलकर बाथरूम से बाहर आई थी,
वहीं खड़ी होकर जूलैन के चेहरे पर दिख रही बेबसी को देख रही थी। सुश्री, मुझे पता है कि आपको एक और कार्यक्रम में जाना है, लेकिन क्या आपके अलावा कोई और है जो फिटिंग की प्रक्रिया की जांच कर सकता है? उसने विनम्रता से पूछा और उनकी ओर चलने लगी। शिमिंग की बातें सुनकर जूलैन का चेहरा खिल उठा। जी हाँ सुश्री, क्योंकि हमें आज ही मुख्य अभिनेत्री के कपड़ों को अंतिम रूप देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बाद में कोई बदलाव करना मुश्किल हो जाएगा। जूलैन ने काइबाओ से विनती की। काइबाओ ने आह भरी और कहा, ठीक है, मैं अपने सहायक को फिटिंग देखने के लिए छोड़ देता हूँ, लेकिन सुश्री जूलैन, मुझे उम्मीद है कि भविष्य में ऐसा दोबारा नहीं होगा। आप जानती हैं कि मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं जो समय के पाबंद नहीं होते और दूसरों के समय का ध्यान नहीं रखते। जूलैन ने सिर हिलाकर कहा, मुझे बहुत खेद है सुश्री, इस बार आपका समय बर्बाद करने में पूरी तरह से हमारी गलती थी, और मैं वादा करती हूँ कि भविष्य में ऐसा दोबारा नहीं होगा। और समझने के लिए धन्यवाद। जूलैन ने कृतज्ञतापूर्वक मुस्कुराते हुए उनके सामने झुककर अभिवादन किया। जिया मिंग जूलैन को इस हालत में देखकर हैरान थी, लेकिन वह समझ गई कि जूलैन इस क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रही है। उसे लोगों से निपटना बहुत अच्छे से आता है। इस बार गलती उनकी थी, इसलिए जो करना सही था वही किया। कोई बात नहीं, आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझती हूँ, इसमें आपकी गलती नहीं है, बल्कि आपकी महिला मुख्य अभिनेत्रियों की गलती है। सच कहूँ तो मुझे आपके लिए बुरा लग रहा है। काइबाओ की बातें सुनकर जूलैन ने कड़वी मुस्कान दी। काइबाओ को जूलैन के लिए बुरा लगा क्योंकि उसने इस क्षेत्र में ऐसी अभिनेत्रियों को देखा है जो दूसरों के समय की परवाह नहीं करती और हमेशा नखरे दिखाती हैं। लिली, तुम यहाँ 1 घंटे और रुको और मुख्य अभिनेत्री के कपड़ों की फिटिंग देख लो, फिर तुम सीधे कार्यक्रम स्थल पर मुझसे मिल सकती हो। ठीक है। काइबाओ ने जाने के लिए अपना बैग तैयार करते हुए अपनी सहायक को निर्देश दिया। सहायक ने पोशाक की फिटिंग के लिए महिला मुख्य अभिनेत्री के कपड़े निकालते हुए सिर हिलाया। आपसे मिलकर अच्छा लगा सुश्री। श्रीहान को लोगों को पहचानने की वाकई अच्छी समझ है। काइबाओ ने मुस्कुराते हुए विदा ली। इन 2 घंटों में वह इस बात से हैरान थी क्योंकि सभी पोशाकें शीमिंग पर बहुत अच्छी लग रही थीं और उसने पोशाकों में बदलाव करने, आस्तीन को और कसने और गाउन की लंबाई कम करने के लिए भी कोई शिकायत नहीं की। उसके पास पहले से ही सभी के नाप हैं और उसने उन्हीं के लिए ये पोशाकें बिल्कुल सटीक तरीके से सिलवाई हैं। वह उनके लिए साइज में बदलाव कर सकती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे बदलाव करने पर पोशाक का पूरा स्टाइल ही बदल जाएगा। और अगर वे ऐतिहासिक फिल्म बना रहे हैं तो उन्हें कपड़े ढीले और लंबे बनाने होंगे। यही उनकी थीम का मूल तत्व है। वह उनमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं कर सकती। इसीलिए वह शीमिंग के पेशेवर रवैये से खुश थी। उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि यह उसकी पहली फिल्म थी, क्योंकि उसमें काम करने की बेहतरीन नैतिकता है। जिया मिंग ने काइबाओ की ओर हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, आपसे मिलकर भी अच्छा लगा। अध्याय 428, हम इनसे बाद में निपटेंगे। काइबाओ स्टूडियो से चली गई और अपनी सहायक को काम पर वहीं छोड़ गई। जूलैन ने कड़वी मुस्कान के साथ लिली से कहा, तुम 1 मिनट रुको, मैं युआन लेई को यहाँ भेजती हूँ। जूलैन ने युआन लेई को प्रतीक्षा कक्ष में बैठा दिया है जबकि वह काइबाओ से बात कर रही है। उसे डर था कि युआन लेई कुछ ऐसा न कह दे जिससे काइबाओ नाराज हो जाए। वह इस समय उसे नाराज नहीं करना चाहती। उसने लोगों से सुना है कि काइबाओ अपनी बात की पक्की है और समय की पाबंद है। उसे देर से आने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। साथ ही वह ऐतिहासिक थीम पर आधारित पोशाकें डिज़ाइन करने में भी माहिर है। अगर काइबाओ उनके साथ काम करने से इनकार करती है तो उसके लिए शुरू से ही सब कुछ व्यवस्थित करना मुश्किल होगा। व्यापारिक अनुबंध होने के बावजूद वह अपने गुस्से को बखूबी जानती है। हालांकि काइबाओ ने पहले भी अन्य कंपनियों के साथ अनुबंध रद्द किए हैं क्योंकि वह खराब कार्य नैतिकता वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकती, और यह बात उनके रुतबे को बखूबी दर्शाती है। आखिर वह कोई साधारण डिजाइनर तो नहीं है। उद्योग जगत में उनका नाम काफ़ी मशहूर है। जिया मिंग, असल में हमारे पास सिर्फ यही एक कमरा है, इसलिए आपको इसे युआन लेई के साथ साझा करना होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। उन्होंने उनके लिए अलग अलग वैनिटी रूम की व्यवस्था करने की कोशिश की, लेकिन अभिनेताओं के लिए कुछ ही वैनिटी रूम उपलब्ध हैं। यहाँ तक कि वू शेंग और जियान यान को भी अपना वैनिटी रूम साझा करना पड़ा। जिया मिंग ने होंठ सिकोड़े लेकिन फिर भी सिर हिला दिया। हालांकि वह युआन लेई को पसंद नहीं करती, लेकिन उसके साथ एक ही कमरे में रहने से उसे कोई आपत्ति नहीं थी। आखिरकार महल में लंबे समय तक रहने के बाद वह इतनी सहनशील हो गई थी। मुझे नहीं पता कि इस पर गर्व करने लायक कुछ है या नहीं। युआन लेई, जल्दी करो और मेरे पीछे आओ। तुम्हारे पास अपने कपड़े ठीक करने के लिए सिर्फ 1 घंटा है। जूलैन जल्दी से युआन लेई को लेकर शयनकक्ष में चली गई। कुर्सी पर बैठी युआन लेई ने जूलैन की ओर देखा और कंधे उचकाते हुए उसका अनुसरण किया। जब वे शयनकक्ष में दाखिल हुए तो शीमिंग को वहां खड़ा देखकर उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। जिया मिंग ने युआन लेई की ओर देखा और मुस्कुराए। उसने पहले की तरह युआन लेई का अभिवादन नहीं किया क्योंकि वह जानती थी कि युआन लेई उसका अभिवादन स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए उसने ऐसा करना उचित नहीं समझा। युआन लेई ने देखा कि ज़िमिंग बिना कुछ कहे उसकी ओर मुस्कुरा रहा है तो उसने भौहें चढ़ा लीं। उसने दांत पीसकर अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। युआन लेई, ये सुश्री काइबाओ की सहायक लिली हैं। ये आपके कपड़ों की फिटिंग देखेंगी। आप ये कपड़े पहनकर देख लीजिए और अगर कोई समस्या हो तो उन्हें बता दीजिएगा। जूलैन ने युआन लेई के कपड़ों से भरे हैंगर की ओर इशारा किया। युआन लेई ने यह सुनकर अपनी भौहें सिकुड़ी कि लिली केवल काइबाओ की सहायक है। उसने मशहूर डिजाइनर काइबाओ का नाम सुना था, इसीलिए वह इस पोशाक की फिटिंग में शामिल होना चाहती थी। हालांकि वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक पार्टी में गई थी और उसने इतनी शराब पी ली थी कि वह समय पर नहीं उठी, और सच कहूं तो उसे देर होने की कोई परवाह नहीं थी। आखिरकार वह फिल्म की मुख्य अभिनेत्री है, उसका देर से आना जायज है। युआन लेई की मुस्कान कपड़े देखकर गायब हो गई।
उनमें से अधिकतर कपड़े सफ़ेद रंग के थे और बहुत ही साधारण थे। ये कपड़े इतने सादे क्यों हैं? युआन लेई ने लिली की ओर मुड़कर पूछा। युआन लेई के प्रश्नवाचक लहजे को सुनकर लिली ने भौहें सिकुड़ीं। हालांकि उसने गहरी सांस ली और शांत भाव से जवाब दिया, ये कपड़े आपके किरदार के विवरण के अनुसार हैं। आप एक निम्न वर्ग की साधारण लड़की का किरदार निभा रही हैं, इसलिए ये पोशाकें उस विवरण के अनुसार हैं। आखिरी में जो पोशाकें हैं वे उस पोशाक के लिए हैं जब आप सम्राट की पत्नी के रूप में महल में प्रवेश करेंगी। लिली ने शांत भाव से कपड़ों में अंतर समझाया। युआन लेई ने अपने होंठ सिकुड़े लेकिन कुछ नहीं बोली। हालांकि उसे वे भद्दे कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं थे। ऐतिहासिक विषय पर बनी फिल्म में यह उसका पहला अनुभव था, इसलिए वह इस बारे में कोई शिकायत नहीं कर सकती थी। ये तो बहुत ही भद्दे हैं। क्या इन्हें इतना सादा होना जरूरी है? क्या इनमें कम से कम अलग अलग रंग तो हो सकते हैं? युआन लेई को कपड़े देखकर सिरदर्द होने लगा। सुश्री युआन, मैं आपका संदेश सुश्री काइबाओ तक पहुंचा दूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फर्क पड़ेगा क्योंकि ये कपड़े आपकी भूमिका को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। उसने दांत पीसते हुए लिली से पूछा, वैसे डिजाइनर काइबाओ कहाँ है? मैं फिल्म की मुख्य अभिनेत्री हूँ, क्या उसे खुद कॉस्ट्यूम की फिटिंग नहीं देखनी चाहिए थी? उसने अपनी असिस्टेंट को काम पर क्यों छोड़ दिया? मुझे नहीं पता था कि वह अपने काम के मामले में इतनी लापरवाह है। उसने चिढ़कर कहा क्योंकि उसे अपनी फिटिंग देखने के लिए असिस्टेंट को छोड़ना पड़ा था। लिली ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, जू लैन ने कहा, युआन लेई। जू लैन की आंखें गहरी और उदास थीं और उसने युआन लेई को घूर कर देखा। उसे इतना गुस्सा आया कि वह उसे फिल्म से बाहर निकाल देना चाहती थी, लेकिन यह फैसला लेने की जिम्मेदारी उसकी नहीं है। अभी तो शूटिंग शुरू भी नहीं हुई है और वह कर्मचारियों के साथ ऐसे व्यवहार कर रही थी जैसे वह यहाँ की महारानी हो। वह तो फिल्म में महारानी भी नहीं है, तो फिर वह इतना घमंडी व्यवहार क्यों कर रही है? कॉफ़ी पीते हुए कुर्सी पर बैठी शीमिंग ने उनकी बातचीत में शामिल होने की जहमत नहीं उठाई। सोंग शिना कुछ फ़ोन करने गई थी, इसलिए वह वहाँ शांति से बैठकर अपनी कॉफ़ी पी रही थी और अपने फ़ोन पर कुछ देख रही थी। युआन लेई, सुश्री काइबाओ पोशाक की फिटिंग के लिए यहाँ आई थी, लेकिन आप 2 घंटे देर से आईं। दोपहर में उनका कार्यक्रम था, इसलिए वे अपने निर्धारित समय पर चली गईं। चूंकि आप देर से आईं, इसलिए उन्होंने अपनी सहायक को आपकी फिटिंग देखने के लिए पीछे छोड़ दिया था। तो कृपया कपड़े बदल लें और काम खत्म कर लें। शूटिंग खत्म होने के बाद हमें बात करनी है। जू लैन ने गुस्से से भरी निगाहों से युआन लेई को देखा। जू लैन की बातें सुनकर युआन लेई ने भौहें चढ़ा लीं। तो क्या उसने अपने परिधानों की जांच खुद सुश्री काइबाओ से करवाई थी? युआन लेई ने जीमिंग की ओर इशारा करते हुए जू लैन से एक सवाल पूछा। उसे इस बात से नफरत थी कि शीमिंग अपने परिधानों की जांच खुद डिजाइनर काइबाओ से करवाती थी। अपना नाम सुनकर जीमिंग अचानक रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो युआन लेई उसकी ओर इशारा करते हुए घृणा भरी निगाहों से उसे घूर रहा था। क्या मैं ही देर से आई थी? युआन लेई की इस बेशर्मी को देखकर जीमिंग को यकीन नहीं हुआ। उसने कुछ नहीं कहा और अपना ध्यान वापस अपने फ़ोन पर लगा लिया। युआन लेई, समय पर आने के कारण उसने अपने परिधानों की जांच काइबाओ से करवा ली, लेकिन देर से आने के कारण तुम यह मौका चूक गईं, इसलिए कृपया दूसरों का समय बर्बाद मत करो और अपने परिधानों की जांच करवा लो। जू लैन ने झुंझलाहट से अपनी कनपटी मलते हुए युआन लेई से अपने कपड़े जांचने का आग्रह किया। मैं यह नहीं करूंगी, मैं फिल्म की मुख्य अभिनेत्री हूँ, एक सहायक मेरे लिए वेशभूषा की जांच कैसे कर सकता है? युआन लेई, कृपया मेरी सहनशीलता की परीक्षा मत लो। हमारे पास इन सब चीज़ों के लिए समय नहीं है। बस अपने परिधानों की जांच कर लो और काम खत्म करो। हम इन सब बातों पर बाद में चर्चा कर सकते हैं। युआन लेई के मैनेजर आज उनके साथ थे और उनके पीछे खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे। जब उसने जू लैन का विनम्र लेकिन नाराज लहजा देखा तो उसने युआन लेई की बांह पर थपथपाया और उसके कान के पास झुककर धीमी आवाज में कहा, युआन लेई, आज गलती हमारी है, इस बारे में बहस मत करो, हम उनसे बाद में निपट लेंगे। अध्याय 429 मेकअप कौन करवाता है, इससे क्या फर्क पड़ता है? युआन लेई ने अपनी मैनेजर की बात सुनकर भौहें चढ़ाईं और उसकी तरफ देखा। उसने होंठ सिकोड़ते हुए अनिच्छा से सिर हिलाया और कहा, मुझे पहले कौन सा कॉस्ट्यूम ट्राई करना चाहिए? उसने लिली की तरफ झुंझलाहट भरे भाव से देखा और उसके कॉस्ट्यूम चेक करने के लिए सहमति जताई। लिली ने उसे हैंगर से एक ड्रेस उतारकर पहनने के लिए दी। जैसे ही युआन लेई ने ड्रेस ली और बाथरूम की ओर चलने लगी, उसने शीशे में जीमिंग की ओर देखा और पूछा, क्या तुम हमेशा यहीं रहोगे? जियामिंग ने उसकी ओर मुड़कर देखा और जवाब दिया, हाँ। जू लैन ने कहा कि हमें यह शयनकक्ष साझा करना होगा। उसने यह बात बिल्कुल सहज भाव से कही। युआन लेई के चेहरे पर गुस्सा फूट पड़ा जब उसने ये शब्द सुने। उसने सोचा था कि शीमिंग थोड़ी देर के लिए यहाँ है और बाद में चली जाएगी, लेकिन जब उसने सुना कि उन्हें एक ही कमरे में साथ रहना पड़ेगा तो उसे बहुत गुस्सा आया। वह एक मामूली सहायक कलाकार के साथ अपना कमरा कैसे साझा कर सकती है? उसने सर्वश्रेष्ठ नवोदित कलाकार का पुरस्कार जीता है, फिर भी उसे यह कमरा एक नौसिखिए के साथ साझा करना पड़ रहा है। क्या वे मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे? उसे अन्याय का एहसास हुआ क्योंकि जू लैन और अन्य लोग शीमिंग के साथ उससे बेहतर व्यवहार कर रहे थे। जू लैन हमेशा उससे रूखेपन से बात करती थी, जबकि शीमिंग से बात करते समय उसका लहजा पूरी तरह बदल जाता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह सब उसके रवैये की वजह से हो सकता है। उसे यकीन था कि वे सब शीमिंग के जादू में फंस गए हैं या फिर वे सब जानबूझकर उसे निशाना बना रहे हैं। आमतौर पर जो व्यक्ति गलत होता है उसे यह एहसास भी नहीं होता कि वह गलत है। उसके साथ भी यही मामला है। उसे यह एहसास भी नहीं हुआ कि यह उसकी गलती थी या शायद वह इस तथ्य को स्वीकार नहीं करना चाहती। अल्पविराम, जू लैन, मैं उसके साथ अपना कमरा साझा नहीं करना चाहती, कृपया उसे कहीं और भेज दो। मैं कपड़े बदल रही हूँ, तब तक उसे यहाँ से भेज देना। युआन लेई ने आधिकारिक स्वर में कहते हुए गहरी सांस ली।
वह अपने शब्दों को नर्म करने की कोशिश कर रही थी और विनम्रता से बोल रही थी। कम से कम उसके अनुसार वह विनम्र तो थी। जीमिंग ने उसकी बातें सुनकर पीछे मुड़कर देखा। वह काफ़ी देर से उसकी बातें सुन रही थी। वह खड़ी हो गई और सीने पर हाथ बांधकर उसकी ओर मुंह करके खड़ी रही। उसने कुछ नहीं कहा और बस व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखती रही। युआन लेई को उसके चेहरे के भाव देखकर बहुत गुस्सा आया। युआन लेई, ये स्टूडियो सिर्फ फोटोशूट के लिए है। यहाँ ज़्यादा कमरे नहीं हैं, इसलिए सभी को अपने अपने मेकअप रूम शेयर करने पड़ रहे हैं। इसलिए इस बात का बखेड़ा मत करो। जल्दी करो और अपने कपड़े देख लो। उसके बाद तुम्हें मेकअप भी करवाना है। युआन लेई से बात करते करते जू लेन थक गई थी। वह अब इस नौकरी को छोड़ना चाहती थी। ये लड़की जब भी कुछ कहती है उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। युआन लेई ने अपने होंठ सिकुड़े और नाक से हल्की सी आवाज़ निकाली और बाथरूम की ओर चली गई। जू लेन ने जीमिंग की ओर क्षमा प्रार्थी भाव से देखा। वह जानती थी कि युआन लेई के साथ एक ही कमरे में रहना कितना थका देने वाला होगा। जियामिंग ने हल्के से सिर हिलाते हुए इशारा किया, कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जू लेन को इस बात से राहत मिली कि कम से कम यहाँ एक समझदार व्यक्ति तो है जो उसके काम का बोझ कम कर सकता है। युआन लेई जब जियामिंग के परिधानों की जांच कर रही थी तब जियामिंग ने सोंगशिना द्वारा दिए गए कुछ फल और दही खाए। कुछ ही देर में मेकअप आर्टिस्ट भी आ गई और जू लेन ने उसे पहले शीमिंग का मेकअप करने का निर्देश दिया क्योंकि युआन लेई अपने कॉस्ट्यूम की जांच में व्यस्त थी। जब शीमिंग ने देखा कि एक मेकअप आर्टिस्ट अपनी वैनिटी से ब्रश निकाल रही है तो वह अपनी कुर्सी पर सीधी होकर बैठ गई। युआन लेई अभी अभी बाथरूम से बाहर आई थी। उसने पीले रंग का गाउन पहना हुआ था जो सुंदर तो था लेकिन उसके अनुसार उसमें अभी भी राजसी ठाठ की कमी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके कपड़े इतने साधारण क्यों थे। ऊपर से वे बहुत लंबे और ढीले थे। बिना हील्स के वह उनमें चल कैसे पाएगी। अगर वो इन्हें ऐसे पहनेगी तो गिर जाएगी। उसने लिली से कहा कि इसकी लंबाई कम कर दे। लिली ने बस इतना कहा कि वह सुश्रीकाई को अपनी विनती बता देगी, लेकिन उसके शब्दों में कोई ईमानदारी नहीं थी। बेशक वे इसकी लंबाई कम नहीं कर सकते क्योंकि यह विषय के अनुरूप है। काइबाओ अपने डिज़ाइनों को लेकर बहुत सख्त हैं। वे तब तक उनमें बदलाव नहीं करती जब तक कि ऐसा करने का कोई वैध कारण न हो। युआन लेई कपड़े बदलने के लिए फिर से बाथरूम में गई और जब वह बाथरूम से अपना 8वां कपड़ा बदलकर बाहर आई तो उसने देखा कि शीमिंग मेकअप करवाने के लिए तैयार हो रही थी। क्या हो रहा है? वो पहले अपना मेकअप क्यों करवा रही है? उसने शीमिंग की ओर इशारा करते हुए भौहें चढ़ाईं। जू लेन, जो मेकअप आर्टिस्ट को थीम के बारे में निर्देश दे रही थी, युआन लेई की बातें सुनकर रुक गई। उसके चेहरे के भाव उतर गए क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि युआन लेई इतनी परेशान करने वाली हो सकती है। वह बेवजह ही मुद्दा बना रही है। अब क्या? चिढ़कर उसने युआन लेई पर झल्लाकर गुस्से भरे स्वर में पूछा, जू लेन, तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो? मैं फिल्म की मुख्य अभिनेत्री हूँ, फिर भी तुम मेरे साथ सहायक कलाकार जैसा व्यवहार कर रही हो और सारी सुविधाएं उसे दे रही हो। आपको पता है कि मेकअप सबसे पहले मुझे करवाना चाहिए था, लेकिन आपने उसे पहले मेकअप करने दिया। क्या यह उचित है? क्या आप शूटिंग के दौरान मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे? शूटिंग अभी शुरू भी नहीं हुई है और तुम मुझसे इस तरह का बर्ताव कर रही हो। जू लेन, अगर तुम्हें सच में मुझसे इतनी नफरत है तो मुझे बता दो। मैं ये फिल्म तुरंत छोड़ दूंगी। मैं यहाँ इस तरह का बर्ताव सहने के लिए नहीं आई थी। ऐसा भी नहीं है कि मेरे पास करने के लिए और प्रोजेक्ट नहीं है। मैं श्री हान का सम्मान करती हूँ, इसीलिए मैं उनकी फिल्म में काम करना चाहती थी, लेकिन इस तरह नहीं। आप लोग तो बिल्कुल दादागिरी करते हैं। उसका व्यवहार ऐसा था मानो सब उसे घेर रहे हों और वह यहाँ पीड़ित हो। लेकिन वह किसके लिए ऐसा नाटक कर रही है? कमरे में मौजूद हर कोई जानता है कि वह क्या कर रही थी। अंडस्को। जू लेन उसकी बातों को सुनकर अवाक रह गई। उसने मेकअप आर्टिस्ट से पहले जीमिंग का मेकअप करने को कहा था क्योंकि युआन लेई जब अपने कॉस्ट्यूम चेक कर रही थी तब जीमिंग के पास करने को कुछ नहीं था। वह तो बस समय बचाने की कोशिश कर रही थी। तभी युआन लेई ने आकर उस पर भेदभाव का आरोप लगाया और कहा कि उसने जानबूझकर उसे निशाना बनाया है। युआन लेई, मैंने शिया को पहले जीमिंग का मेकअप करने के लिए कहा था क्योंकि वो खाली थी। अभी तक तुम अभी भी अपने कपड़े देख रही हो। मेरे लिए तो यही स्वाभाविक है कि मैं उसे पहले जीमिंग का मेकअप करने के लिए कहूँ। बस। उसने लापरवाही से कंधे उचका दिए। उसे समझ नहीं आता कि ये अभिनेत्रियां हर छोटी मोटी बात में अपना घमंड और वरिष्ठता क्यों दिखाती हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है कि किसका मेकअप पहले होता है? अध्याय 430। उसे इसकी मुझसे ज़्यादा ज़रूरत है। जियामिंग वहाँ बैठी थी और अपने पीछे चल रहे शो को देख रही थी। शिया ने अभी तक अपना मेकअप करना शुरू नहीं किया है और युआन लेई ने इस बात को लेकर हंगामा करना शुरू कर दिया है। जू लेन, अगर सुश्री युआन पहले अपना मेकअप करना चाहती हैं तो उन्हें करने दो। मुझे वैसे भी मेकअप नहीं करवाना है, मैं खुद कर लूँगी, शीमिंग ने बिना कोई भाव दिखाए कहा। बोलते समय जीमिंग ने दर्पण में से जू लेन को देखा। जू लेन ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए शीमिंग की ओर देखा। जियामिंग, तुम क्या कह रही हो? तुम्हें मेकअप नहीं चाहिए? देखो, मुझे पता है तुम्हारी त्वचा बहुत अच्छी है, लेकिन तुम्हें मेकअप की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, क्योंकि कैमरे के सामने सब कुछ बदल जाता है। यह एक आधिकारिक पोस्टर के लिए फ़ोटोशूट है। इन तस्वीरों का इस्तेमाल सोशल मीडिया और आधिकारिक पोस्टर के तौर पर किया जाएगा। हम इसमें कोई गलती नहीं कर सकते। जू लेन का खून खौल रहा था क्योंकि यह तो बस शुरुआत थी और लोग उसे पागल कर रहे थे। जू लेन, चिंता मत करो, मुझे पता है, मैं अपना मेकअप खुद कर लूँगी, इसलिए कृपया युआन लेई को अपना मेकअप करने दो। वैसे भी उन्हें मुझसे ज़्यादा मेकअप की ज़रूरत है। जीमिंग ने युआन लेई की ओर देखते हुए लापरवाही से कहा। पफ। जीमिंग की ये बात सुनकर लिली खिलखिलाकर हंस पड़ी। सबकी निगाहें उसकी ओर मुड़ गईं क्योंकि सबने देखा कि वो अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी। युआन लेई को पहले तो खुशी हुई कि शीमिंग ने उसे पहले मेकअप करने की अनुमति दे दी, लेकिन शीमिंग के आखिरी शब्द सुनकर उसके चेहरे पर उदासी छा गई।
उसने उसे इसकी ज़्यादा ज़रूरत है कहकर क्या मतलब निकाला? क्या वह ये कह रही है कि वह बदसूरत है? युआन लेई ने दांत पीसते हुए कहा, जूलैन, मैं हान लेई और बाकी लोगों से मिलने जा रहा हूँ। चिंता मत करो, मैं शूटिंग के लिए समय पर तैयार हो जाऊंगा। और सुश्री युआन, आप बेझिझक कपड़े बदल सकती हैं क्योंकि मैं कमरे में नहीं रहूंगी। वैसे ये ड्रेस आप पर बहुत जंच रही है। जीमिंग ने युआन लेई की ओर देखते हुए शरारती मुस्कान के साथ कहा। युआन लेई ने सफ़ेद रंग की फटी हुई पोशाक पहनी हुई थी जो कि एक नीची युवती की भूमिका के लिए थी। युआन लेई ने जब जीमिंग को आत्मविश्वास से कमरे से बाहर जाते देखा तो उसने अपने दांत पीस लिए। हाहा, कितना डरपोक है। जीमिंग के जाते ही युआन लेई ने गुस्से में ये शब्द कहे। लिली अंडरस्को, शिया अंडरस्को, जूलैन अंडरस्को। वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि इस लड़ाई में कौन जीता, क्योंकि भले ही जीमिंग चली गई लेकिन वह युआन लेई को नाराज़ और निराश करने में सफल रही। जियामिंग अपने मेकअप रूम से बाहर निकली और हान लेई के मेकअप रूम में जाने की योजना बना रही थी तभी उसका फ़ोन बज उठा। उसने स्क्रीन की ओर देखा और उसके होठों पर मुस्कान आ गई। तुम क्या कर रही हो? जैसे ही उसने फ़ोन उठाया दूसरी तरफ से एक मधुर आवाज़ आई। कुछ नहीं, मैं बस अपना मेकअप करने की सोच रही हूँ क्योंकि मेरी कॉस्ट्यूम फिटिंग पूरी हो चुकी है। उसने बाहर जाते हुए लापरवाही से जवाब दिया। जैसे ही वह बाहर जाने वाली थी स्टूडियो में जियान यान को प्रवेश करते देख वह अपने कदम रोक बैठी। उसे याद आया कि जूलैन ने उसे बताया था कि जियान यान अपने अन्य कार्यक्रम के कारण देर से आएगा। उसने मुस्कुराते हुए अभिवादन में सिर हिलाया। उसे फ़ोन पर बात करते देख उसने भी बिना किसी भाव के सिर हिला दिया। उसने देखा कि शीमिंग फ़ोन पकड़े हुए बाहर जा रही थी। फ़ोन पर बात करते समय उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने राहत की सांस ली क्योंकि उसे यह अनुमान लगाने की ज़रूरत नहीं थी कि फ़ोन पर कौन है। यह उसका पति ही होगा। तुम आ गए, अच्छा हुआ कि तुम समय पर आ गए। तुम कोने वाले शौचालय में जा सकते हो। तुम्हें और वू शेंग को शौचालय साझा करना होगा। क्या तुम्हें इससे कोई आपत्ति है? युआन लेई के साथ हुई बहस को याद करते हुए जूलैन ने चिंता से उससे पूछा। मुझे किसी भी बात से कोई आपत्ति नहीं है। उसने सिर हिलाया और जूलैन के निर्देशानुसार अपने स्नानागार में चला गया। अल्पविराम, क्या आपके पास मेकअप आर्टिस्ट नहीं है? आपको अपना मेकअप खुद क्यों करना पड़ता है? लीवी ने उसकी बातें सुनकर अपने होंठ सिकोड़ लिए। हमारे पास एक मेकअप आर्टिस्ट है। बस मैं अपना मेकअप खुद करना चाहती हूँ। बस इतना ही। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसे अपना मेकअप खुद करना पड़ता है क्योंकि यह उसकी अपनी पसंद थी। चूंकि वह महारानी की भूमिका निभा रही है इसलिए वह किसी और से बेहतर जानती है कि महारानी के रूप में कैसे तैयार होना है। उसे अपने पुराने अंदाज में तैयार हुए बहुत समय हो गया है। वह सचमुच खुद से तैयार होना चाहती थी, इसीलिए उसने युआन ले की बातों पर ध्यान नहीं दिया और खुद ऐसा करने का फैसला किया। तुम क्या कर रहे हो? जीमिंग ने उससे पलटकर पूछा। मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा हूँ। उसने कमरे में गुशाओ की मौजूदगी को अनदेखा करते हुए शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। गुशाओ उस फाइल को पकड़े हुए अजीब तरह से वहीं खड़ा रहा जिसे वह अभी अभी हस्ताक्षर के लिए लाया था। जियामिंग के चेहरे पर उसकी बातें सुनकर मुस्कान आ गई। शर्म से उसके कान लाल हो गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका एक साधारण सा वाक्य उसके दिल की धड़कन को इतना तेज कर देगा। मुझे लगता है अब मुझे वापस जाना चाहिए। घर पर मिलते हैं। सोंगशिन को हाथ हिलाते देख शीमिंग ने जल्दी से कहा। ठीक है, ज़्यादा थकान मत पालना, लिवेई ने फ़ोन रखने से पहले कहा। जियामिंग ने सोंगशिन के पास जाकर पूछा, क्यों? क्या तुम्हें कुछ कहना है? तुम्हें क्या हो गया है? तुम ये कैसे कह सकती हो कि तुम अपना मेकअप खुद करोगी? सोंगशिन ने झुंझलाहट से शीमिंग से पूछा। जियामिंग, यह कोई सामान्य समकालीन फोटोशूट नहीं है जहां आप अपना मेकअप खुद कर सकें। यह एक ऐतिहासिक थीम पर आधारित फोटोशूट है जिसके लिए अवधारणा के अनुसार विशेष मेकअप की आवश्यकता है। आप इसे स्वयं कैसे कर सकती हैं? तुम अपना हेयर स्टाइल खुद कैसे बना सकती हो? क्या तुम्हें पता है कि ऐतिहासिक हेयर स्टाइल कितने मुश्किल होते हैं? सोंगशिन ने थोड़ी ऊंची आवाज में सवाल किया। फ़ोन कॉल अटेंड करने के बाद जब वह अंदर गई तो उसे शीमिंग से सारी घटना के बारे में पता चला। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि युआन लेई के उकसावे मात्र से शीमिंग इस तरह की प्रतिक्रिया देगा। जियामिंग उनकी कलाकार हैं, वह उन्हें इस तरह का मूर्खतापूर्ण निर्णय लेने नहीं दे सकती। यह कोई साधारण फोटोशूट नहीं है। इसके बाद लेख प्रकाशित होंगे, इसलिए इस शूट को लेकर बहुत सावधानी बरतनी होगी। शिमिंग ने सोंगशिन के चिंतित चेहरे को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं खुद तैयारी करके किसी को निराश नहीं करूंगा। मुझे अच्छी तरह पता है कि हमें ऐतिहासिक अवधारणा के अनुसार ही शूटिंग करनी है, इसीलिए मुझे खुद शूटिंग करने का पूरा भरोसा है। चलो अब अंदर चलते हैं, मुझे भी तैयार होना है। शिमिंग ने सोंगशिन की बाँह थपथपाते हुए कहा। ये लड़की मेरी बात कभी नहीं सुनती। सोंगशिन ने बुदबुदाते हुए शिमिंग के पीछे पीछे अंदर चली गई। युवती एक पुराना शब्द है जिसका प्रयोग युवा अविवाहित महिला के लिए किया जाता है। आगे की कहानी सुनाने के लिए वी एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।